स्टार्ट हो गया ना? चलो हाँ सर। ओके सर, चलो। ओके सर। अगेन सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली लॉ का क्लास है, तो लॉ में डिस्कस करते हैं। तो लॉ में क्या चलेगा सर अभी? सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट चल रहा है, मैंने फ्रेश टॉपिक स्टार्ट किया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसी में बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट दिन मैं जहाँ से छोड़ा था, मैं लास्ट दिन जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था आपको। आप लोगों को मैं लास्ट वीक इंट्रोडक्शन दिया था सेल ऑफ गुड्स के बारे में। मैंने इतना सा बात कहा था कि ये 1930 का है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको मेंटेन किया जाता था, मतलब 1872 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सर बिजनेस लॉ में, ब्रिटिश पीरियड में आया था, बट टाइम टू टाइम चेंज होता गया, एज यू ऑल नो दिस, कि कैसे टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आता है और लॉ को एज पर दी टाइम करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि 1872 का सोसाइटी और 19 सॉरी 2022 का सोसाइटी सेम थोड़ी ना होगा सर। सो समय के साथ साथ काफी सारा चेंजेस आया है, चेंज किया गया है, लेकिन एक्ट क्योंकि उसी टाइम से चल रहा है, तो इसलिए एक्ट के नाम पे वही लगा रहता है। तो 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक्चुअली सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पहले मेंटेन किया जाता था, बिकॉज सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट का ही है, ठीक है। बस यहाँ पर एक स्पेशल एडिशन ये हो जाता है कि हम किसी को गुड्स बेचते हैं, सेल करते हैं। तो गुड सेल करेंगे तो एक बायर होता है, एक सेलर होता है ना। मानो कि मेरा कोई दुकान है, ठीक है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो मेरा कैलकुलेटर, मैं दिखा रहा हूँ आपको। से फॉर एग्जांपल मेरा कैलकुलेटर का दुकान है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है सर, अगर मैं कैलकुलेटर अगर किसी को सेल करूंगा तो मैं सेलर बन जाऊंगा और जो खरीदेगा वो बायर बन जाएगा। तो सर इसमें लॉ बनाने की क्या जरूरत है? बेचो ना जो मर्जी, ठीक है। जिसको बेचना है बेचे, जिसको खरीदना है खरीदे। सर बात अगर सिर्फ इतना सा ही होता ना, अगर एक बेचने वाला एक खरीदने वाला, अगर इतना ही सब सिंपल चीजें होता, तो अलग से लॉ बनाने का जरूरत कहाँ होता। सोसाइटी का माइंड बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हर चीज को लिखना पड़ता है। हाँ सर, सोसाइटी जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन समझते हो? अलग अलग कंट्री के साथ बिजनेस, अलग अलग लोग, अलग अलग रिलीजियन, अलग अलग भाषा, अलग अलग, समझ रहे हैं सर कॉम्प्लेक्सिटीज। यहाँ का लोग वहां जा रहा है, वहां का लोग यहाँ आ रहा है, कल्चर मिक्स हो रहा है, कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है सर। बात को समझो। अगर सारा चीज सिंपल होता तो इतना क्या झंझट। जिसको जो बेचना है बेचे, जिसको पैसा देना है पैसा दे। इसको उतना नियम करने का क्या जरूरत था? कोई जरूरत नहीं होता अगर सोसाइटी सिंपल होता तो। क्योंकि सोसाइटी डे बाई डे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो लॉ का जरूरत है। क्योंकि अगर थोड़ा सा कोई इधर उधर का काम कर दिया ना, तो फिर नियम को फॉलो करके आपको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। वैसे हम लोग झगड़ा करते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई कहाँ लिखा है बोलो। जब भी किसी पर्टिकुलर मैटर में झगड़ा आ जाता है, बीच में एक कंक्लूजन चाहिए होता है, तो हम क्या बोलते हैं, कहाँ लिखा है? तो फिर वो लॉ का किताब ढूंढना है, बिजनेस लॉ का किताब जो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज लिखा हुआ है उसको ढूंढना है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और फिर उसको लेके हम लोग कोर्ट में जाके सोल्यूशंस करेंगे। तो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स हुआ, तो 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेल ऑफ गुड्स को भी अलग किया गया, और सेल ऑफ गुड्स के बारे में स्पेशल डिस्कशंस डे बाय डे बढ़ता गया, और सिचुएशंस के साथ साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर काफी सारा चेंजेस होता गया सर। तो वही सब कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर। जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैंने बिजनेस लॉ में, जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मिस है, रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया, जरूर एक बार कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर्स मेरे से ले ले, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर एक बार देखना स्टार्ट करें। अगर मैंने किसी को शेयर नहीं किया तो मुझे व्हाट्सअप करे और मैं उनको लिंक शेयर कर लूंगा सर। अच्छा, रही बात सेल ऑफ गुड्स की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट दिन इतना सारा बात तो समझा दिया था कि इस लॉ का स्कोप कितना है। मतलब सेल ऑफ गुड्स पढ़ के आप क्या सीख जाओगे जिंदगी में? हाँ, एज ए बिजनेस पर्सन, मतलब प्रोफेशनल्स लाइक ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या बिजनेस लॉयर, ठीक है। आप क्या तीर मार लोगे, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको क्या तीर मारना सिखाएगा, वो मैंने लास्ट दिन थोड़ा बताया था। आज थोड़ा डिटेल्स में जाना है सर, ठीक है। तो इसमें एक्ट का स्कोप कितना है, डेफिनेशंस के ऊपर मैंने थोड़ा फोकस किया था कि सेल ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं, तो सेल ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं तो गुड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो मैंने सेक्शन के हिसाब से आप लोगों को साथ सर गुड्स क्या है वो भी बताया था, ठीक है। क्योंकि सेल ऑफ गुड्स में गुड्स का डेफिनेशंस क्या दिया है ये बहुत वाइटल है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक पूरा एक ये कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हो शायद,
क्या हो गया? ओके, ये देखो सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आप यहाँ पर एग्रीमेंट देख रहे हो, ठीक है। मतलब देखो सर, कोई चीज किसी को बेचना है ना, तो एक एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में एग्रीमेंट होता है? बायर सेलर के बीच में। क्या मतलब एग्रीमेंट में क्या होता है सर? प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है। एक इमीडिएट हो जाए, कुछ बाद में हो जाए। मतलब इमीडिएट ट्रांसफर कर देना, अभी खरीदे अभी बेचे, ठीक है। मतलब अभी बेच दिया, कोई खरीद के चला गया, इमीडिएट ट्रांसफर, उसको सेल कहते हैं। बट अगर ट्रांसफर बाद में हो, बेचा अभी बट बाद में होगा, या फिर जस्ट अभी एक ऐसा होता है ना कि ठीक है आप बना के रखो, मैं लेके जाऊंगा तब बाकी पेमेंट करूंगा। मानो कि आप टेलर के पास जाके कोई चीज ऑर्डर किए, आपने पार्ट पेमेंट किया, पूरा पेमेंट नहीं किया। आपका किसी का शादी है अभी, ऐसे मैरिज सीजन, मतलब सीजन चल रहा है ना, तो किसी के शादी में पहनना है, तो आपने मानो ब्लेजर या सूट या कोई भी लहंगा घाघरा जो भी पहनते हैं सर, ट्रेडिशनल जो इंडियन अटायर है, ठीक है। तो मानो आपने ऑर्डर दे के रखा, ऑर्डर अभी पूरा पेमेंट नहीं किया आपने, आधा पेमेंट किया, कंप्लीट होने के बाद बाकी होगा। तो जब तक पूरा नहीं हो जाता, ये टू बी ट्रांसफर्ड होके रखा ना सर, ये टू बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड हुआ नहीं है, होने वाला है, एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के साथ एक एग्रीकल्चरल डील के बारे में बात किया था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जिसको लेके काफी बवाल हुआ सर हमारे देश में। हाँ, फ्यूचर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीकल्चरल लेवल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में काफी बवाल हुआ सर। मतलब इतना झमेला हुआ, मतलब क्या बताऊं आपको। मतलब इधर उधर हो गया, पूरा तहस नहस हो गया पंजाब हरियाणा बॉर्डर में। मतलब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाँ। एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाँ। गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया था, दोनों हाउस में बिल पास हो गया था, बट फिर भी फार्मर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया, और उसमें काफी सारा बात हो गया सर। ऐसे ये सेल ऑफ गुड्स के साथ रिलेटेड तो है नहीं, बट सेल ऑफ गुड्स का एक छोटा सा पॉइंट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एग्रीकल्चर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी होता है, बट इसको गवर्नमेंट का इच्छा था कि थोड़ा बड़े पैमाने में इसको स्प्रेड किया जाए, किसान भी अपना हक अपने हिसाब से किसी को बेचे, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन जितना हो सके कम हो जाए। मतलब एक एग्रीकल्चरिस्ट मतलब एक फार्मर्स एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर की तरह, एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन की तरह अपना फसल किसको बेचेगा, कैसे बेचेगा, क्या दाम पे बेचेगा, उसके पास वो राइट आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि भाई इससे ज्यादा दाम पे तुम नहीं बेच सकते, सरकार को भी बेचना पड़ेगा। ये जो एक कॉन्सेप्ट अभी हमारे सोसाइटी में है ना सर, इसको लेके काफी प्रॉब्लमेटिक, उसमें सरकार एक सब्सिडी अमाउंट देता है, ठीक है। अब मैं एग्रीकल्चर मैटर पे बात नहीं करूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा आपको कि ये सारा पॉइंट ना कहीं बड़े लेवल में छोटे लेवल में हर जगह को कनेक्ट करता है। चलो सर, ये सब बात फिर से जैसे ही समय आएगा, मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक कभी कभी डिस्कस करता हूँ, इसलिए नहीं कि कंट्रोवर्सी करना है इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को बताना है, ठीक है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर गुड्स क्या है, गुड्स का कितना तरीका होता है, यही चीज मैंने लास्ट दिन बताया। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स, ठीक है। एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटीजेंट, ठीक है। तो ये तीनों चीज मैंने बताया था। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा डिटेल्स में जाऊंगा, एग्जिस्टिंग के अंदर भी बात करूंगा, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन, ठीक है। जैसे इसमें भी हो गया था बात। अब थोड़ा धीरे धीरे फ्यूचर, कंटीजेंट, प्राइस के बारे में बात करना, मनी कंसिडरेशन के बारे में बात करना, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एसेंशियल्स क्या है, मतलब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन सेल ऑफ गुड्स। ओके सर। सर ये आपको बस एक याद दिलाया और कुछ नहीं, ये तो हो लास्ट दिन में करवाया था। सर याद आ रहे हैं आप लोगों को? जरा बताइएगा बीच बीच में, हाँ ना। हाँ सर, याद आ रहा है गुड्स का डेफिनेशन, ठीक है। गुड्स क्या है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी इन सर्कुलेशन। जैसे कि एक्शनेबल क्लेम लाइक, जैसे किसी का रेंट बाकी होता है, किसी का इंश्योरेंस क्लेम बाकी होता है, ठीक है, जिसमें किसी का एक्शनेबल क्लेम होता है। जैसे अगर आप किसी जगह में भाड़े पे रहते हो, तो किराएदार जो है सर, जो जिसका घर है, जो लैंडलॉर्ड है, ठीक है, तो वो अपने टेनेंट को कह सकता है कि भाई मेरा रेंट दो, बट रेंट गुड्स के अंदर नहीं आता। रेंट जो है वो गुड्स के अंदर नहीं आता। मनी इन सर्कुलेशन, हर तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स कह सकते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। ये मैं बोला था लास्ट दिन, काफी डिटेल्स में बोला था। और गुड्स के अंदर स्टॉक एंड शेयर, शेयर मार्केट में जो स्टॉक और शेयर बिकता है, इसीलिए तो नाम है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ठीक है, वो भी गुड्स है। जो जो घास जमीन पे उग रहा है,
growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which agreed to be severed. ठीक है, ये सभी चीज गुड्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और मैं ये सब चीज लास्ट वीक आप लोगों को डिस्कस किया था। तो सर फिर से क्यों कर रहे हैं? अरे फिर से डिस्कस नहीं किया रे बाबा, मैं तो बस थोड़ा सा कनेक्ट किया। अगर जो लोग घर पे रिवाइज नहीं कर पाए या फिर रिवाइज नहीं किए, उन्हें थोड़ा याद आ जाए गुड्स कितना तरह का होता है। उसमें मैंने बताया था एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है, फ्यूचर गुड्स क्या है, कंटिजेंट गुड्स क्या है। एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफिक क्या है, असर्टेड क्या है, अनअसर्टेड क्या है। सीएसईएमए के एग्जाम में ये बहुत ही पॉपुलर है सर, ये सब टॉपिक पूछता है। आपको डायरेक्ट भी सवाल कर सकते हैं, केस स्टडीज टाइप के आपसे क्वेश्चंस भी कर सकता है। चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपके साथ क्वेश्चंस का भी डिस्कस करूंगा। चैप्टर कंप्लीट ना भी हो तो भी कर लूंगा। नेक्स्ट वीक सोचता हूँ कि क्वेश्चन आंसर सेशंस भी रखेंगे, जिसमें आपके साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। एमसीक्यू टाइप भी हो जाएगा बीच में, और सब्जेक्टिव टाइप, केस लॉ टाइप, ठीक है, वो भी बात करूंगा सर। कि सर गुड्स एक्ट है, कैसे केस स्टडीज टाइप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, कैसे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा हो सकता है, आई विल डिस्कस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ क्वेश्चन डील करूंगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा कॉन्सेप्ट को रेडी करते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा हड़बड़ी नहीं करूंगा, क्योंकि देखो सर ऐसे लॉ है किसी किसी को थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से चला जाता है। क्योंकि लीगल बातें अगर इतना आसान होता तो फिर काफी मतलब काफी बेहतर होता। लेकिन लीगल मैटर इतना आसान नहीं होता है ना, ठीक है। ऐसे तो आसान भाषा में तो ये है नहीं, और ऊपर से मदर टंग में नहीं है, ठीक है। एक विदेशी भाषा को हम लोग अपना बनाए, फिर उस भाषा में हम लोग को ये लॉ सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कतें हैं। अगर अपने अपनी मातृभाषा में होता तो शायद थोड़ा सा इजी लगता। ये मैं समझ सकता हूँ सर, स्पेशली जिन लोग हिंदी मीडियम या बंगाली मीडियम से पढ़े हो, उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है लॉ में, ठीक है। ये अंडरस्टैंड, ये दिल की बात है सर, ठीक है। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, ऐसा नहीं कि उनका लॉ बहुत अच्छा है, बट इतना मैंने देखा इंग्लिश मीडियम वाले को एटलीस्ट इतना तो है कि इंग्लिश पढ़ के वो लोग थोड़ा समझ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बंगाली मीडियम वाले का या हिंदी मीडियम का इंग्लिश जिनका वीक है उनके बारे में बोल रहा हूँ। इंग्लिश जिसका स्ट्रांग है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब क्या करें सर, जो एजुकेशन सिस्टम अभी है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हम लोग। हमारे हाथ में, हम आपके हाथ में ज्यादा कुछ तो है नहीं। रिसेंटली एक पार्लियामेंट की मीटिंग में लॉयर के साथ एक मीटिंग हुआ था मोदी जी का। तो उसमें एक बात चल रहा था कि क्यों ना लॉ जैसे सब्जेक्ट को थोड़ा सा ओन लैंग्वेज में पढ़ाने का बंदोबस्त किया जाए, ऐसा एक डिस्कशन चल रहा था। मतलब ऐसा कहा जा रहा था रीजनल लैंग्वेज में जो भी मदर टंग है, हिंदी हो, बंगाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, या हाँ गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि लॉ को थोड़ा सा अपनी भाषा में पढ़ाने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाए, ताकि क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे देश में लोगों को लॉ का नॉलेज नहीं है, और लोगों को लॉ के बारे में इतना कम नॉलेज है। ये तो हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, मतलब अगर सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये सब लॉ आ जाए तो फिर और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब उसमें तो और हवा टाइट है। मतलब फिर भी ये जो लोग सीए सीएमए वगैरह पढ़ता है, उनको बिजनेस लॉ का नॉलेज तो मिल जाता है, लेकिन इतना काफी नहीं है। लोगों को जानकार बनना चाहिए सर। सर तो फिर हर कोई सीएस बन जाएगा क्या सर? वो अलग बात है। लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ने से सोसाइटी कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होने पे अपना हक अदा कर पाता है। हक समझते हो? राइट। जब भी किसी को अपना राइट क्लेम करना है ना, अगर उसको नियम पता है कि कैसे क्या होता है, उसको डर कम लगता है। मतलब लॉ क्यों जाने, ये बड़ा बड़ा सवाल है। नियम जान के क्या फायदा? नियम जान के इतना फायदा है कि कोई आपको उल्लू बना के नहीं जा सकता। मतलब आपको उतना डर नहीं लगेगा। मतलब कई बार ऐसे होते हैं ना, जो थोड़ा सा पावर में होते हैं, और जो थोड़ा सा लो पावर, मतलब जिसका पावर उतना है नहीं, ठीक है, वीक जो है, उनको लूटते हैं, है ना, उसको लूट मार के भाग जाते हैं। या फिर अपना, क्योंकि वो बड़ा दुकानदार है, बड़ा बिजनेसमैन है, तो कुछ भी सोचता है, पॉलिटिकल बैकिंग है तो कुछ भी करता है। इस तरह का एक सब चीजें हम लोग देखते हैं। लेकिन इफ यू नो दी लॉ, तो फिर आपको थोड़ा साहस होगा, आपको थोड़ा कॉन्सियसनेस आएगा, है ना। ये सब हेल्पफुल का मैटर है सर, लॉ जानने का। एग्जाम का नहीं है तो पार ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, लेकिन क्यों लॉ जानना है, अगर ये समझ जाओ तो थोड़ा लॉ पढ़ना आसान हो जाता है, और कुछ नहीं सर। ओके सर, ये सब ज्ञान जान के क्या होगा, आप लॉ पढ़ो। यस, चलो सर हम लोग लॉ पढ़ते हैं। तो गुड्स में आप लोगों ने लास्ट दिन देखा था एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट, ठीक है। इसका प्रॉब्लम मेरे को सारी लिखा। सर आप लोग कनेक्टेड हो ना? आवाज है सर? मेरा मेरा कनेक्शन यस है आप सर। लोगों से? हाँ सर।
ओके सर, ठीक है। यस सर। ओके, तो फिर मैं लास्ट क्लास को, मर्केंटाइल एजेंट का क्या बोल? हाँ हाँ बोलो, मार्केंटाइल लॉ। सर मर्केंटाइल एजेंट किसको कहते हैं? मार्केंटाइल एजेंट जो बिजनेस में एजेंट का काम कर रहा है। मार्केंटाइल का मतलब क्या है? मार्केंटाइल का मतलब क्या है? बिजनेस। अब जो बिजनेस एजेंट है वही है। अच्छा, फिलहाल लॉ पढ़ ले, उसके बाद कोई स्पेशल किसी का क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप करे, तो उसका मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल सेल ऑफ गुड्स में थोड़ा बात कर लेते हैं। मतलब ये अचानक से आप कहाँ से मार्केंटाइल एजेंट लाए, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, बट इतना मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जो मार्केंटाइल का मतलब क्या होता है? बिजनेस, मार्केंटाइल, ठीक है, ये बिजनेस का ही एक लैटिन फ्रेज है। ठीक है, और उसी को जब आप समझते हो तो वो उसी हिसाब से समझना पड़ता है सर। ठीक है, इसलिए बिजनेस लॉ का दूसरा नाम मार्केंटाइल लॉ भी है। ठीक है, कहीं कहीं जगह पे आप देखोगे कि मार्केंटाइल लॉ बोल के बिजनेस लॉ को देखा जा रहा है, तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर। साहिल का बहुत ज्यादा ओके दिक्कत कर सर, रहा है। ओके। ओके, देखो सर, तो ये गुड्स वगैरह मैं फिर से और नहीं दोहरा रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिलीवरी ऑफ गुड्स पे बात करूंगा, क्योंकि मैं लास्ट दिन इसी जगह से छोड़ा था हम लोग। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी, कितना तरह का डिलीवरी होता है। ठीक है, जैसे ये जो गुड्स के बारे में एक बात हुआ था कि कितना तरह का गुड्स होता है, जिसमें आपने एग्जिस्टिंग गुड्स देखा, जिसमें आपने एसर्टेंट गुड्स देखा, अनएसर्टेंट गुड्स देखा, फ्यूचर गुड्स देखा, कंटिंजेंट गुड्स जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका भी मैंने एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया था। ठीक है, मैं बस आज आज आपको डिलीवरी से बात करूँ। सर डिलीवरी क्या है? सर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सर डिलीवरी, इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स। सर ये क्या चीज है? सर सेल जब होता है, सिंपल, पहले थोड़ा सिंपल तरीके से बता देते हैं। जब कोई चीज सेल होता है, उसका डिलीवरी होता है कि नहीं होता? जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट में, चलो ऑनलाइन एग्जाम्पल देने में सुविधा रहेगा, आप लोग ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाओगे। जैसे मानो कि हम लोग कोई फ्लिपकार्ट से चीजें ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट क्यों, कोई भी जगह में चले जाओ, फ्लिपकार्ट देख लो, अमेजन देख लो। ठीक है, फ्लिपकार्ट का नाम मेरे जहन पे जल्दी आता है, थोड़ा पता नहीं क्यों, शायद फ्लिपकार्ट में मैं थोड़ा ज्यादा विजिट करता हूँ मे बी। से फॉर एग्जाम्पल मानो कि आपको ये कैमरा ऑर्डर करना है। अब आप तो एक एज एन बायर, हाँ एज ए बायर आप कैमरा यहाँ पर जाके देखोगे। फिर देखो यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं, डिलीवरी। हेलो, क्या आप लोगों को डिलीवरी दिख रहा है सर? देखो ये मेरे एड्रेस पे क्या दिखा रहा है, 16 दिसंबर तक मेरे एड्रेस पे डिलीवरी कर देगा। ये सुनो, अरे हाँ सर, इतना तो बोलो, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके सर। तो ना पॉइंट इज ये नहीं कि कैमरा मेरे घर पे, मेरे एड्रेस पे कब तक पहुंचा देगा। दैट इज नॉट द इशू। इशू इज कि सर ये सेल ऑफ गुड्स में डिलीवरी क्या खेल खेलता है, बहुत बड़ा खेल खेलता है सर। ठीक है, क्योंकि डिलीवरी को लेके बहुत सारा इश्यूज बन जाता है और बन सकता भी है। तो डिलीवरी मीन्स अ वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है मतलब जो बाई कर रहा है, और जो सेल कर रहा है। कभी गुड्स, अभी अच्छा ये चीज मुझे बताओ कि ये जो कैमरा है, ये अभी किसका है? जब तक ये बाई नहीं हो जाता तब तक ये किसका है? ऐसे तो इसका सेलर होगा, इसका तो कोई सेलर होगा। जैसे मैं देख रहा हूँ इसका सेलर कौन है, सेलर कौन है? क्या आप लोग को सेलर दिख रहा है? ये देखो सर, ये कौन बेच रहा है फ्लिपकार्ट के थ्रू से? फ्लिपकार्ट एक्चुअली कौन होगा बोलो तो? अभी किसी ने मुझे पूछा था एजेंट कौन है, मार्केंटाइल एजेंट। फ्लिपकार्ट एक्चुअली एजेंसी का काम करता है। ये जो ऑनलाइन बिजनेस ये फ्लिपकार्ट वगैरह करता है, ये लोग अपना प्रोडक्ट भी आजकल बेचता है, बट मेनली ये दूसरे का प्रोडक्ट बेच के ही कमाते हैं। ठीक है, मीडिएटर है सर, मार्केंटाइल एजेंट। ठीक है सर एमएमटी भी वैसे ही होगा क्या? मेक माई ट्रिप, हाँ सर, हाँ? बिल्कुल वही काम करता है। मेक माई ट्रिप में आप टिकट काटते हैं रेल का या फ्लाइट का, तो वो क्या उसका खुद का टिकट है? या फिर अगर आप किसी जगह में होटल में जाते हो, हाँ उसका भी टिकट आप काटते हो, या फिर किसी इवेंट का टिकट काटते हो, तो आपका थोड़ी, वो तो एजेंसी का काम करते हैं। दे आर और मार्केटाइल एजेंट, सिंपल, बदले में अपना कमीशन लेता है। फ्लिपकार्ट भी वही करेगा। थर्ड पार्टी इज लाइक थर्ड पार्टी। हाँ थर्ड पार्टी है। ऐसे ये देखो, ये रिटेल नेट बोल के कोई है जिसके थ्रू से ये सेल हो रहा है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि एज ए कंपनी ये फ्लिपकार्ट में लिस्टेड है, और फ्लिपकार्ट जब भी कैमरा कोई ऑर्डर करेगा, फ्लिपकार्ट इसको बोल रहा है कि भाई तुम्हारा, तुम अगर सेल करोगे तो फ्लिपकार्ट के थ्रू से कर देना।
ठीक है, अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तब डिजिटल मार्केटिंग क्लास हो जाएगा। ठीक है, कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे चलते हैं, मैं वो मैटर में बात अभी नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली ये लोग कैसे काम करते हैं, ये हमारा मोटो नहीं है अभी। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जब तक ये कैमरा सेल नहीं होता, हमारे लिए सेलर वगैरह छोड़ो सर, हमारे लिए तो फ्लिपकार्ट ही सब कुछ है, क्योंकि हम तो सेलर को देख के खरीद नहीं रहे हैं, हम तो फ्लिपकार्ट को देख के खरीद रहे हैं। ठीक है, अब सेलर के बारे में फ्लिपकार्ट जाने हमको क्या, है ना। अब हम इतना समझ सकते हैं कि जब तक ये बाय नहीं हो जाता तब तक ये प्रोडक्ट किसका है, सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये प्रोडक्ट तो फ्लिपकार्ट का है। ठीक है, ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट का है फॉर अस। ओके, नाउ डिलीवरी क्या कहता है, डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, as a general rule, delivery of goods may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or any person authorized to hold them on his behalf। मतलब या तो वो बायर को दे दे, या तो फिर बायर के बिहाफ में बायर का एजेंट भी आ सकता है। कई बार ऐसे होता है सर, ये तो मैं फ्लिपकार्ट का बात कर रहा हूँ, B2B बिजनेस में ऐसे होते हैं कि बायर का एजेंट और सेलर का एजेंट। ठीक है, सेलर बायर के एजेंट के हाथ पे भी गुड्स दे देना तो भी पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है, कि भाई मुझे नहीं, मेरे एजेंट के पास चला गया। ठीक है, मानो शाहरुख खान कोई गुड्स खरीद रहा है, तो शाहरुख खान डायरेक्ट तो नहीं जाएगा ऑब्वियसली, तो शाहरुख खान का एजेंट के थ्रू से शाहरुख खान का गुड्स उसके घर पे आएगा। तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो अगर एजेंट के पास भी चीजें जाते हैं तो भी वो पोजीशन ट्रांसफर हुआ ये माना जाएगा। ठीक है, और ये पोजीशन ट्रांसफर कैसे होगा, डिलीवरी के थ्रू से, है ना। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, डिलीवरी के थ्रू से। तो डिलीवरी एक बहुत की फैक्टर करता है सर, डिलीवरी एक बहुत बड़ा, मतलब एक की फैक्टर नहीं, इट्स अ रियली ए बिग की फैक्टर। अब आपके एक बहुत बड़ा बात करता हूँ सर, आज के डेट में ऑनलाइन बिजनेस करने का, चाहे फ्लिपकार्ट से करो या अमेजन करो या मिंत्रा करो या जो भी ऑनलाइन बिजनेस आप देखते हो, जो प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है, स्पेशली जो प्रोडक्ट बेचता है, फिर भी सर्विस बिजनेस मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि सर्विस बिजनेस अगर आप किसी कोई भी चीज डिलीवरी नहीं करना है, ऑनलाइन में बैठे करना है, तो वो चीज थोड़ा इतना समझा जा सकता है कि अगर क्वालिटी है तो बिक जाएगा। लेकिन डिलीवरी के केस में क्वालिटी से भी, मतलब जो प्रोडक्ट बिजनेस है, जैसे कि फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट बिजनेस करता है ना सर, फ्लिपकार्ट सर्विस बिजनेस तो उतना करता नहीं है ऐसे। हाँ, फ्लिपकार्ट के थ्रू से भी फ्लाइट वगैरह का टिकट वगैरह बुक होता है, ये देखो सर। ठीक है, बट माई वेरी पॉइंट इज दैट कि फ्लिपकार्ट वगैरह जो है ये प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके ही अपना बिजनेस मॉडल को डेवलप किया है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, ऐसे बिजनेस का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है, सबसे बड़ा चीज क्या है, इसका साइट। सर साइट अगर थोड़ा खराब भी होगा तो भी ना कम बेसी चल जाता है, बट इसका सबसे बड़ा चैलेंजिंग एरिया है डिलीवरी। क्यों बोलो, ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि साइट खराब होने से भी चल जाएगा, मतलब शायद आप फ्लिपकार्ट से भी बेहतरीन एक वेबसाइट बना लो, ठीक है, जहां पर प्रोडक्ट को देखने का तरीका 360 डिग्री घूमेगा, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपका डिलीवरी कॉन्सेप्ट में आप काम नहीं कर पाए, तो आपका कितना भी बड़ा ऑनलाइन बिजनेस हो चलेगा नहीं सर। ठीक है, सो डिलीवरी इज वेरी की। और मजा का बात है, जैसे ये फ्लिपकार्ट भी डिलीवरी वगैरह करता है, इसका भी अपना ई कार्ट बोल के एक लॉजिस्टिक कंपनी है ना। आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा आंख कान खुला रखोगे तो आप देखोगे कि फ्लिपकार्ट जो डिलीवरी करता है ज्यादातर केस में ई कार्ट के थ्रू से करता है, जो एक फ्लिपकार्ट का ही लॉजिस्टिक पार्टनर की तरह काम करता है। बट इससे भी बड़ी बात है, आजकल इसको देख के कुछ कंपनी मार्केट में डेवलप हुआ, कुछ कंपनी मार्केट में डेवलप हुआ जो सिर्फ डिलीवरी के नाम पे ही बना है। जैसे एक कंपनी का नाम ही है डिलीवरी, नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, एक कंपनी का नाम ही है डिलीवरी, स्पेलिंग क्या है है। सर, सुने छी। सर ठीक है, मतलब और भी है, जैसे कि सारा नाम हमेशा याद नहीं आता है। एच होता है। हाँ, डिलीवरी ना, ये रहा, हाँ ये रहा स्पेलिंग, ये देखो सर, डिलीवरी ये इसी काम के लिए बना है। मतलब ये सब बाद में इवन स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हो चुका है, रिसेंट ट्रेंड में हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ। अब इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि डिलीवरी एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसके बेसिस में आज के डेट में कंपनी फॉर्म हो रहा है जो सिर्फ डिलीवरी का काम करेगा, कुछ नहीं करना है, इसका चीज उसको पहुंचाओ, उसका चीज उसको पहुंचाओ। कितना रेवेन्यू कमाया देखो, 2022 में 7,038 करोड़ का रेवेन्यू कमाया सिर्फ डिलीवरी का काम करके। प्रॉफिटेबल रहा कि नहीं रहा वो अलग बात, क्योंकि अभी न्यू मॉडल ऑफ बिजनेस है, लेकिन सर डिलीवरी करके कमाते हैं। ठीक है, सोचो आप क्या करोगे, डिलीवरी बॉय बन जाओगे कि नहीं वो सोचो। सर डिलीवरी बॉय बनना अलग चीज होता है, ठीक है, बट डिलीवरी कंपनी क्रिएट करना ये एक अलग चीज हो गया। तो सिर्फ डिलीवरी के ऊपर बेस करके क्या क्या बन रहा है, ठीक है। अब लॉ क्या कहता है डिलीवरी के बारे में,
डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। सेक्शन याद रखिएगा सर, एग्जाम पर्पस जरूरी चीजें हम लोगों के लिए। So as a general rule, delivery of goods may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer. कौन? सेलर करेगा, बायर के पोजीशंस पे गुड देगा, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। कितना तरह का डिलीवरी हो सकता है सर? ऐसे तो 3 फेमस तरीका है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल ऑफ गुड्स एक्ट के एंगल पे देखो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? एग्जाम में सवाल भी बहुत पूछता है ये एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी के ऊपर। केस लॉ टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सब हो सकता है, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप ऐसा सवाल कर देगा, आपको बताना होगा। ठीक है, मैं कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन, नेक्स्ट वीक कराऊंगा। ठीक है, तो एक्चुअल डिलीवरी कैसा है पहले तो ये जान लेते हैं सर। पहले लॉ जानो तो क्वेश्चन का जवाब भी दे पाओगे सर। एक्चुअल डिलीवरी व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर। जैसे फ्लिपकार्ट से आप कोई सामान खरीद रहे हो, यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, एंड फ्लिपकार्ट एक्चुअली डिलीवर्ड द गुड्स टू यू फिजिकली। ठीक है, आपके घर पे पहुंचा दिया। ठीक है, सो एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द सेलर ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर और टू ए थर्ड पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। देखो सर, लॉ क्यों कॉम्प्लेक्स है? अब सिंपल इतना बोल देता कि भाई बायर के पोजीशंस पे चला गया तो गुड्स ट्रांसफर डिलीवरी हो गया, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट बताने का क्या जरूरत था? क्योंकि ये होता है सिचुएशंस, प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि कई बार जो बायर खुद हैं, जो ओरिजिनल बायर है, वो खुद सामने नहीं आ सकता, तो वो अपने एजेंट के थ्रू से प्रोडक्ट को रिसीव करता है। तो लॉ को इसलिए ये बात भी लिखना पड़ता है कि सिर्फ खुद ना भी आओ, एजेंट के थ्रू से भी कोई भी गुड्स का डिलीवरी एक्सेप्ट आप कर सकते हो, या फिर डिलीवरी उसे कंप्लीट माना जाएगा अगर आप एजेंट के थ्रू से भी करते हो तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिलीवरी। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? कुछ तो है नहीं इसमें सर, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट, एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, मतलब अगर सिंपल कहा जाए, फ्लिपकार्ट ने अपने सामान ऑर्डर किया और फ्लिपकार्ट आपके घर में फिजिकली गुड्स को पहुंचा दिया। अगर आप नहीं रहे तो आपके एजेंट ने आपके बिहाफ में प्रोडक्ट रिसीव कर लिया। ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं सर कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी। सर ऐसा कैसा हो सकता है कॉन्स्ट्रक्टिव? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव हियर? सुन लो, समझ में आएगा। When it is effected without any change in the custody or actual possession of things, as in the case of delivery by atonement or acknowledgement. समझाता हूं सर। Where a warehouseman holding the goods of A agrees to hold them on behalf of B at A's request. मतलब ये ना, गोडाउन में पहले किसी का गुड्स था, अब किसी और का हो गया। Constructive delivery takes place when a person in possession of the goods belonging to the sellers acknowledges to the buyer that he holds the goods on buyer's behalf. सेलर खुद कहता है कि गोडाउन मेरा है, सामान बिक चुका है, बट बायर के बिहाफ में गुड्स मेरे पास है। मतलब सेल होने के बाद, सेल हो चुका है बट अभी भी गोडाउन में पड़ा हुआ है। हो सकता है, ऐसा होता है ना कि सामान बिक गया लेकिन गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि गाड़ी आएगा, लोड होगा, और संगे संग हमेशा नहीं होता है सर। देयर आर वैराइटीज ऑफ बिजनेस इन थ्रू आउट दी सोसाइटी। पर पूरा भारत को समझोगे, भारत के अलग अलग बिजनेस को समझोगे, तो आप शायद समझ पाओ। मैं भारत का बात इसलिए करता हूँ क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। हम मतलब कोई भी देश में बिजनेस तो हर जगह होता है। सो warehousman holding the goods of A agrees to hold them on behalf of B at A's request. मतलब क्योंकि A ने कहा कि B का गुड्स को आप देखना, सामान तो सेल हो गया है बट अभी भी वो हमारा जिम्मा है, क्योंकि अभी भी डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुआ। तो लेकिन इस तरह का डिलीवरी को हम लोग कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। मतलब एक्नॉलेजमेंट दे दिया गया, कि हाँ ये सेल हो चुका है। जैसे मानो इट्स लाइक दैट कि आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए, इंस्टीट्यूट आपको किताब अभी तक दिया नहीं है बट एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट दे दिया कि आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट का मतलब स्टूडेंट बन चुके हो। ठीक है, इस टाइप ऑफ दैट। मतलब ऐसा नहीं कि किताब पहुंचेगा तभी जाके डिलीवरी कंप्लीट होगा। मतलब आप स्टूडेंट बन चुके हो, ये कॉन्स्ट्रक्टिवली हो चुका है बिकॉज आपने एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लिया। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, बट बेहतरीन एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल। जैसे इसके लिए मुझे मेरा ही एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस का मैं बताता हूँ, मेरे फैमिली बिजनेस में है। मैं ये एग्जांपल कई बार देता हूँ सर। ठीक है,
ऐसे WB फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम्पल है, बट एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा इसलिए यूज करता हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा अपने फैमिली बिजनेस पे ये सब चीज करता हूँ, पापा को थोड़ा कभी कभी हेल्प कर देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं कर पाता बट जब भी पापा बोलते हैं करता हूँ, और बचपन से देख रहा हूँ। जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक डिपार्टमेंट है। तो ये क्या करता है सर, पश्चिम बंगाल में जितना भी फॉरेस्ट एरिया है वहां पर जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसे रजिस्टर्ड बिजनेसमैन क्या करते हैं, उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को परचेज करता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर लकड़ी देख पा रहे होंगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैनेजमेंट में काफी सारा पोल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये पोल फॉरेस्ट का है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का है। अब फॉरेस्ट मर्चेंट क्या करता है, इनके साथ रजिस्टर्ड होके लाइसेंस लेके इनका सामान खरीदता है, ऑक्शन होता है ये सब, ऑक्शन में आपको वुड खरीदना पड़ता है, ठीक है, और फिर उसको आप मार्केट में अपने हिसाब से बेच सकते हो, जहां जहां आपको मार्केट का नॉलेज है वहां बेच सकते हो। तो जैसे नॉर्मली मैं पापा को देखता हूँ कोलकाता में बेचते हैं, बिकॉज कोलकाता में इसका काफी बड़ा मार्केट है, और इसका अलग अलग फॉरेस्ट डिविजनल एरिया होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको मिदनापुर डिविजन या मुर्शिदाबाद डिवीजन या कंसावती डिविजन कुछ भी दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर सेल लिस्ट भी लगा हुआ है, मैं एक रियल लाइफ बिजनेस आपको दिखा रहा हूँ सर, जस्ट देखो, ऐसा बहुत सारा चीजों का होता है कि ऑक्शन कैसे होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैं अपनी फैमिली में देखता हूँ काफी बचपन से, उसी का एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी ऐसा कोई भी चीज चाहे गवर्नमेंट करे चाहे कोई प्राइवेट कंपनी करे, ठीक है, ठीक इसी तरह से उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब कैसे होता है सेल लिस्ट, अगर अच्छा आप लोग कनेक्टेड हो, मतलब नेट मेरा स्लो हो रहा है इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा। हेलो, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है यस सर, सर। जस्ट यहाँ सर एक सेल लिस्ट निकल जाएगा, ये सेल लिस्ट निकल क्यों नहीं रहा है, ये पूरा लिस्ट आ जाता है, ठीक है। देखता हूँ मेरे पास पुराना है कि नहीं है सर। देखो एक सेल लिस्ट दिखाता हूँ, ये देखो सेल लिस्ट में क्या लिखा है, ऑक्शन डेट लिखा है, ये मिदनापुर डिवीजन का था, ठीक है, मिदनापुर डिवीजन में जितना फॉरेस्ट है, ठीक है, उस फॉरेस्ट में अलग अलग ना उसमें उसको बोलते हैं सर टिम्बर का, उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफिस, ठीक है। अब ये देखो कौन सा जगह में कौन सा रेंज में, जैसे ये आरावड़ी भयंकर जंगल एरिया है सर, लोग नॉर्मली एडवेंचरस कारण में भी जाते हैं, हाथी वगैरह का बहुत डर भी होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आरावड़ी के जंगल एरिया में जो रेंज है वहां पर क्या है, मिक्स्ड स्पेसिस है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। तो इसमें देखो आप क्या है, विथ बार्क, बार्क मतलब छाल समेत लकड़ी होता है, जिसमें सीशु है, सीरीश है, ठीक है, एकेस मतलब आकाशमणि, ठीक है। आई नो दिस थिंग्स बिकॉज आई हैंडल दिस थिंग्स फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, बचपन से सुन रहा हूँ सर, इसीलिए मुझे ये सब थोड़ा नॉलेज है कि कैसे क्या होता है। और ये सब लकड़ी का लेंथ होता है, गिर्थ होता है, और इसका ना पोल का कितने में कितना है उसका एक हिसाब दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम है ये एक थोड़ा दिया हुआ है। अब मैं आपको लकड़ी बिजनेस नहीं सिखाना चाहूंगा, बट एग्जाम्पल के तौर पे कितना एमक्यू माल है ये यहाँ पर हिसाब दिया। अब पॉइंट ये नहीं है कि कितना लकड़ी बिजनेस कैसे चलता है फॉरेस्ट के थ्रू से सरकारी तौर पे, पॉइंट ये है कि ये देखो सर, जब आप कोई लकड़ी खरीदते हो ना सरकार का, तो सरकार आपको एक टाइम पीरियड देता है। जैसे मानो एक लॉट है तो उस लॉट का मानो दाम है 2 लाख, ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का लॉट होता है सर इन जनरल। अब 2 लाख का जो लॉट है, इस लॉट में आप मानो पहले आपको 25% देना पड़ेगा विदाउट एक्स्ट्रा टैक्स, उसका एक डेट है। उसके बाद आपको एक और डेट आएगा, 75% देना होगा 4 दिसंबर को, मतलब अक्टूबर से दिसंबर कितना टाइम पीरियड रहा, कितना टाइम पीरियड, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है ना सर, 13 अक्टूबर से लेके 4 दिसंबर तक, अरे ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने का टाइम पीरियड है। अब जब तक आप पूरा अमाउंट नहीं दोगे, क्या सरकार आपको वहां से अपना लकड़ी निकालने के लिए बोलेगा क्या? हाँ सर, पूरा अमाउंट दोगे तभी जाके आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस को निकाल सकते हो, कहाँ से, उस गोडाउन से। अब जब तक आपका पूरा अमाउंट नहीं है, लेकिन मानो आप 25% दे दिए, तो ऑक्शन सेल तो हो गया, बात को समझे सर, प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने आपको सेल कर दिया, लेकिन अभी ये कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी हुआ है, ठीक है, ये कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी हुआ है, और गवर्नमेंट आपके बिहाफ में वेयरहाउस मैन को बता देता है, मतलब यहाँ पर वेयरहाउस मैन मतलब टिम्बर जहां पर रखा जाता है उस रेंज में जो ऑफिसर होते हैं उनको बोल दिया जाता है कि भाई ये माल बिक चुका है, लेकिन जब तक ये पूरा गाड़ी में लोड होकर चला नहीं जाता इसको देखने का आपका जिम्मा है। इन द मीन टाइम अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो सेलर लायबल हो जाएगा।
बात समझे सर? डिलीवरी नहीं हुआ है एक्चुअल में, फिर भी डिलीवरी है, इसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहेंगे। मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया, और भी काफी सारा ऐसा डॉक में होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है ना सर, वहां पर डॉक एरिया में होता है। ऐसा नहीं कि माल सामान आया और एकदम आया और फटाक से मार्केट में आग चला गया, ऐसा नहीं होता, प्रोसेस है। मानो फॉरेन से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, गार्डन रिच में खाली हो रहा है, वहां पर वेयर हाउस है, गोडाउन में सामान रखा जाता है, किसका कौन किसका ऑर्डर था, कौन खरीद रहा है, फिर सेलर बायर के बिहाफ में उसको होल्ड करता है, वेयर हाउस में उनको खबर जाता है कि भाई सामान बिक चुका है, बट इसका अभी ए के बिहाफ में बी होल्ड करेगा कि बी के बिहाफ में ए होल्ड करेगा, काइंड ऑफ दैट। तो कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी में ये थोड़ा आपको B2B मॉडल में देखने को मिलेगा सर। ये B2B मॉडल में बहुत पॉपुलर है, और स्पेशली लार्ज B2B मॉडल पे, या जहां पर बिजनेस होता है, ठीक है। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर कॉन्सेप्ट में ऐसा थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि देखने को नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा, बट लिटिल बिट लो। कॉन्सेप्ट इतना भी मतलब बहुत ही पॉपुलर नहीं है कि बहुत आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद के और सेलर के घर में रख दिया। ये थोड़ा रेयर कॉन्सेप्ट है, डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है उस पर। लेकिन आप मुझे इतना बताओ, कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी समझ में आया कि नहीं आया? तब गोडाउन में इतना दिन किसी और का सामान था, लेकिन गोडाउन का सामान बिक के किसी और का हो गया। इसलिए क्या बोला, इट इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ थिंग एज इन द केस ऑफ डिलीवरी ऑफ एटॉनमेंट, मतलब एक्नॉलेजमेंट के थ्रू से कर दिया। Where a warehouse man holding the goods of A agrees to hold them on behalf of B at A's request. So constructive delivery takes place when a person in possession of the goods belonging to the seller acknowledges to the buyer that he holds the goods on buyer's behalf. बोलो सर, क्लियर है बात? तो फिर आगे बढ़ूंगा सर। यस सर। नहीं तो ओके सर, नहीं तो और एग्जांपल देना पड़ेगा। ऐसे एग्जांपल का तो भरमार लग जाएगा, तब एक के बाद एक एग्जांपल। अभी मैंने आपको लकड़ी का बोला, मेरे को रैंडमली लकड़ी याद आया। अगर आप बोलोगे तो फिर मुझे अभी बैठे बैठे डॉग का वेयर हाउस में जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एग्जांपल दे देंगे तो आपको सारा बात ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। गार्डन रेंज डॉग, ठीक है। ये डॉग में जाओगे ना तो आपको गार्डन रेंज डॉग में गोडाउन वगैरह सब दिख जाएगा। यहाँ पर कैसे कैसे क्या होता है नहीं होता है, आप इमेज देख के भी काफी सारा चीजें, ये देखो सर, देख रहे हो सर, डॉक में सामान खाली होता है, फिर किसी का गुड्स को रखा जाता है, फिर उस गुड्स में जिसका सेलर है वो किसी और को दे देता है, सेल हो जाता है, बट अभी माल वहां से निकाला नहीं जाता, ये चलता रहता है। ये देखो, गोडाउन फॉर रेंट इन चंदन नगर की चंदगोदर अहमदाबाद वेयर हाउस ऑफ रेंट, ठीक है, चलता रहता है सर, ये रेगुलर बिजनेस कॉन्सेप्ट है। चलो सर, और बात नहीं करेंगे इसमें। सिंबॉलिक डिलीवरी, अब सिंबॉलिक क्या है, सिंबॉलिक कैसे होता है? Sir, when there is a delivery of a thing in token of a transfer of something else, that is delivery of goods in the course of transit may be made by handling over documents of title of goods, like bill of lading or railway receipt or delivery order, or the key of a warehouse containing the goods is handed over to the buyer. Where the actual delivery is not possible, there may be delivery of the means of getting possession of the goods. सिंबॉलिक डिलीवरी, इसका काफी सारा एग्जांपल हो सकता है। सिंबॉलिक डिलीवरी में एक अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। जैसे मानो कि एक जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे मानो कि आप लोग क्रिकेट मैच देखे होंगे, हाँ सर, क्रिकेट मैच में मैन ऑफ द सीरीज वगैरह होता है तो कार वगैरह दिया जाता है ना, हाँ सर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक डिफरेंट एग्जांपल है। मैन ऑफ द मैच को कार वगैरह दिया जाता है, और कार क्या उसको कार हाथ में लाके कार दे देता है सर, या कोई चाबी वगैरह दे देता है? हाँ, एक बड़ा सा की आप ही देता है, चाबी देता है ना सर, तो वो क्या उसको डिलीवरी तो हुआ, लेकिन किस तरह का डिलीवरी हुआ? सिंबॉलिक होगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि गाड़ी एकदम लाके उसके सामने हाथ पे खड़ा कर दिया, ऐसे तो नहीं है। दिस लाइक सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट। अब सिंबॉलिक बिजनेस लेवल में डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है, बिजनेस लेवल में डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी हो सकता है। सो व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन अ टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, देयर इज डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट मेड बाय हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स दे दिया ना, तो फिर वो सिंबॉलिक डिलीवरी है। मैं समझाता हूँ आपको, जैसे कि बिल ऑफ लैडिंग, रेलवे रिसिप्ट, मतलब कैसे होता है। मानो कि इसको एग्जांपल देने के लिए मुझे थोड़ा एक रियल लाइफ सिचुएशंस में वापस जाना पड़ेगा। मानो कि ट्रेन के थ्रू से
सामान एक जगह से दूसरे जगह में जा रहा है, ठीक है। और आपके पास रेलवे रिसिप्ट्स का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत वाइटल है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मानो कोलकाता से कोई प्रोडक्ट, ये कोलकाता है। अब कोलकाता से कहाँ जाना है बोलो? तमिलनाडु, केरला, चलो एकदम साउथ में चलते हैं, केरला चलते हैं, ठीक है। तो चलो केरला चले। अब ये रहा केरला। अब कोलकाता से केरला जाना है, ओके, कोलकाता से केरला जाना है। तो जाने के लिए क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गुड्स है, जाना नहीं है सर, एक्चुअली गुड्स बेचना है। कोलकाता का कोई प्रोडक्ट केरला बेचना है। अब मानो कि केरला में जिसका ऑर्डर था, जो प्रोडक्ट कोलकाता से केरला आ रहा है, प्रोडक्ट सेल हो गया, पेमेंट भी इधर हो गया, लेकिन गुड्स अभी रास्ते में है। केरला का जो बिजनेसमैन है, केरला साइड में जो बिजनेसमैन है, कोलकाता में जो बिजनेसमैन है, इनके बीच में मानो ये सेलर है, ठीक है, ये सेलर है, कोलकाता वाला सेलर है, केरला वाला बायर है, ठीक है। अब बायर ने सेलर को पेमेंट कर दिया, सेलर ने भी गुड्स को ट्रेन में डाल दिया, अब ट्रेन रास्ते में है, लेकिन रेलवे रिसिप्ट जो है इसका एक कॉपी सेलर ने बायर को, बायर के नाम पे इशू करके ईमेल भी कर दिया। अब ये रेलवे रिसिप्ट लेके केरला वाले बिजनेसमैन जैसे स्टेशन में जाएगा, चाहे वो कोची में जाए या फिर जहां तक ट्रेन पहुंच रहे, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, या त्रिवेंद्रम भी कहते हैं पुराने नाम के हिसाब से। तो कोलकाता से त्रिवेंद्रम ट्रेन पहुंचा या तिरुवनंतपुरम पहुंचा, और अगर आप रेलवे रिसिप्ट लेके जाते हो तो गुड्स का डिलीवरी आप इजीली ले सकते हो। लेकिन पॉइंट इज दैट जब तक ये गुड्स ट्रेन में था, ध्यान से बात को समझे सर, जब तक ये गुड्स ट्रेन में था तब तक ये गुड्स किसका था? बायर का था कि सेलर का था या रेलवे का था? सेलर। गुड्स तो सेलर नहीं सर, गुड्स इस पे एक्चुअली यही तो पॉइंट है कि गुड्स बायर का है कि सेलर का है। पेमेंट तो हो चुका है। अगर सेलर ने रेलवे रिसिप्ट्स या बिल ऑफ लैडिंग बायर के नाम पे बायर को दे दिया, अगर बायर को मिल गया तो वो गुड्स बायर का हो गया। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर सेलर के ऊपर अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे कुछ केस पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगा, बट इतना समझो फिलहाल मैं सिंबॉलिक डिलीवरी पे फोकस कर रहा हूँ आपको कि रेलवे रिसिप्ट्स या बिल ऑफ लैडिंग या डिलीवरी ऑर्डर, ठीक है, अगर आप बायर के नाम पे कर देते हो ना, हैंडेड ओवर टू द बायर, containing the goods is handed over to the buyer, but actual delivery is not possible. There may be delivery of the means of getting possession of the goods. ये बेसिकली गुड्स को अपने पोजीशंस पे लेने का एक मींस है, ठीक है भाई। मेरे पास रेलवे रिसिप्ट्स है तो ये गुड्स मेरा है, मेरे पास बिल ऑफ लैडिंग है तो ये गुड्स मेरा है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको बिल ऑफ लैडिंग कैसे होता है या रेलवे रिसिप्ट्स कैसे होते हैं, ठीक है। जस्ट एक इमेज में आपको दिखाता हूँ, ये देखो बिल ऑफ लैडिंग कैसे भी क्या बोल रहा है, लीगल डॉक्यूमेंट issued by a carrier to a shipper that deals the type, quantity and destination of the goods being carried, ठीक है। और ये एक्चुअल में देखने में कुछ इस तरह का देखने में होता है, एक चलानी है बेसिकली और कुछ नहीं, लेकिन ये काफी वाइटल डॉक्यूमेंट है। ये अगर ट्रांसफर हैंडेड ओवर हो गया ना बायर को तो गुड्स बायर का है। ये देखो कंसाइनमेंट कंटेनर्स, ठीक है, ये देखो कौन दे रहा है, किसके थ्रू से जा रहा है, ये जहाज का है बिल ऑफ लैडिंग, ठीक है। बिल ऑफ लैडिंग नॉर्मली शिप या एयरपोर्ट में दिखता है, आपको देखा होगा, मतलब आप लोग यार मतलब जो अगर एयरक्राफ्ट के थ्रू से कुछ हो रहा है तो, या शिप के थ्रू से हो रहा है तो बिल ऑफ लैडिंग, रेल के थ्रू से होगा तो रेलवे रिसिप्ट्स, ठीक है। लेकिन बीच में जब तक है ये एक सिंबॉलिक डिलीवरी की हालत में है, एक्चुअल में डिलीवरी नहीं हुआ है। बस इतना मुझे बता दो सर कि सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिंबॉलिक समझ में आया सर? यस सर। अब आगे बढ़े, ठीक है। मतलब हम लोग तीन तरह का जो डिलीवरी है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक, इस तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देख लिया, समझ भी लिया। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे और भी क्या बोलेंगे उसको, मतलब और भी चीजें ओपन करना है, ठीक है। पिटारा बहुत सारा है पिटारे में, सेल ऑफ गुड्स की पिटारा में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस लॉ स्टूडेंट्स यू मस्ट नो। Goods are said to be in a deliverable state when they are in such a condition
that the buyer would under the contract be bound to take the delivery of them. ठीक है? When A contracts to sell timber and make bundles thereof, the goods will be in a deliverable state after A has put the goods in such a condition. मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मान लो जैसे टिम्बर का बात कर रहे हैं, अब टिम्बर सेल हुआ है, तो टिम्बर को पहले ट्री था, हाँ सर, एक बड़ा सा ट्री पहले ट्री के हालत में था, वो ट्री को काटेगा फिर वो गुड्स बनेगा, ठीक है, तब वो सेलेबल कंडीशंस पे होगा। तो इसलिए क्या कहता है, गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट, मतलब ऐसा नहीं कि पेड़ अभी भी काटा ही नहीं है, बिक गया है, इट्स ट्रू, बट अभी भी काटा हुआ हालत में नहीं है। तो जब काटा हुआ हालत में नहीं है, अब अगर ट्री को अभी तक काटे ही नहीं, ठीक है, तो फिर वो डिलीवरेबल स्टेट में तो नहीं हुआ। सो when a contract, when A contract to sell timber and make bundles thereof, the goods will be in a deliverable state and after A has put the goods in such a conditions. तो जो सेल करेगा वो एक डिलीवरेबल कंडीशंस पे सेल करे, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जो डिलीवरेबल कंडीशंस पे ना हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मैंने तो बेच दिया, बेचा बहुत अच्छा किया, बट क्या वो डिलीवरेबल हालत में है, क्या वो कोई बायर उसको आके लेके जा सकता है, ये जरूरी चीज है सर, ठीक है। मतलब ये सब चीजें आपको रियलिटी के साथ कनेक्ट होने से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी आपको टिम्बर के बारे में बताया, ठीक है, पापा का जो फॉरेस्ट मर्चेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझा रहा था। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ठीक है, ये क्या है सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। सर गुड्स का जो डॉक्यूमेंट होता है, बेसिकली गुड्स का जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे डिलीवरी के बारे में बताया, अब डी पॉइंट में आपको एक बहुत वाइटल पॉइंट में लेके जा रहा हूँ कि गुड्स का जो टाइटल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मतलब ये गुड्स किसका है भाई, सिंपल बात है, टाइटल डॉक्यूमेंट गुड्स किसका है। अब गुड्स किसका है ये डिपेंड करता है किसके पास बिल ऑफ लैंडिंग है, किसके पास डॉक वारंट है, किसके पास वेयर हाउस कीपर्स का सर्टिफिकेट है, किसके पास बैर फिंगर का सर्टिफिकेट है, ये जहाज वगैरह में बैर फिंगर वर्ड यूज होता है, डॉक वगैरह में। रेलवे रिसिप्ट है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मतलब लॉजिस्टिक कंपनी जानते हो, एक नॉर्मल लॉजिस्टिक बिजनेस और ट्रांसपोर्ट बिजनेस में क्या फर्क है, कोई मुझे बता सकते हो? Logistic business versus transporting business. What is the basic difference between these two things? Tell me fast. Anyone? Just try. कई बार हम लोग इंटरचेंजेबल वे में भी यूज करते हैं, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टिंग, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? चलिए बोलो, अरे कोई तो बताओ। क्या सेम है सर, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टिंग सेम है क्या? Sir, kind of. हाँ काइंड ऑफ सेम ऑब्वियसली, बट फिर भी जब आप बोलोगे लॉजिस्टिक कंपनी और जब आप बोलोगे ट्रांसपोर्टिंग कंपनी, दोनों में फर्क आ जाता है। आमतौर पे जो ट्रांसपोर्टिंग कंपनी होता है वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट में ही काम करता है। मतलब मानो कि आप ट्रक में ट्रांसपोर्टिंग करवाते हो, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा गुड्स का क्या है, ट्रक, ठीक है, तो आपका सिर्फ ट्रक ट्रांसपोर्टिंग काम है, तो वो ट्रांसपोर्टिंग हो गया। लेकिन जो लॉजिस्टिक काम करते हैं ना, वो मानो कि कोलकाता से कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे देश में जाना है या फिर किसी दूसरे शहर में जाना है, और उसको पहुंचाने के लिए जहाज का भी यूज होगा, शिप का भी यूज होगा, रेल का भी यूज होगा, अगर होता है तो ट्रक का भी यूज होगा, छोटा हाथी का यूज होगा, या स्मॉल बोट या वेसल्स का यूज होगा। मल्टी मॉडल, ठीक है, मल्टी मॉडल मानो कि कोलकाता से कोई प्रोडक्ट थ्रू शिप रूट चेन्नई आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर शिप के थ्रू से ये खाली हुआ, उसके बाद ये ट्रेन के थ्रू से मानो कोयम्बटूर के आसपास एरिया में तमिलनाडु के इस छोर पे आया, ठीक है, फिर वहां से ट्रक के थ्रू से और भी 200 किलोमीटर जर्नी करके फिर डेस्टिनेशन में पहुंचा। तो यहाँ से आया था शिप में, फिर ट्रेन में तमिलनाडु से कोयम्बटूर, फिर कोयम्बटूर से मानो आसपास की किसी जगह में ट्रक के थ्रू से, फिर वहां से भी जो गांव के अंदर जा रहा है एक छोटा हाथी यूज करके गुड्स को पहुंचाया, ठीक है। तो कितना सारा मोड यूज हो गया, 4, शिप, ट्रेन, ट्रक, स्मॉल ट्रक, या फिर मानो अगर नदी है या समुंदर है तो बोट, अगेन छोटा सा बोट करना पड़ा। पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है ना, ऐसा कई जगह है हमारे देशों में जहां पर ऐसा, केरला में वगैरह में, जहां पर आपको छोटा छोटा ट्रांसपोर्टिंग करना पड़ता है, जहां पर रोड नहीं है, समथिंग लाइक दैट। सो लॉजिस्टिक कंपनी
एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह में पूरा एकदम एंड तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा उठाते हैं सर, तब वो लॉजिस्टिक एक्चुअल में। बात समझे? मतलब उसका सारा कनेक्शन रहेगा। मतलब वो मतलब लॉजिस्टिक बिजनेस का एक यही चीज है कि आपको पूरा चीज सेटअप लेके बैठना पड़ेगा। तो और उसी केस में ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट काम आता है। मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, चाहे जहाज से प्रोडक्ट आए, फिर वहां से ट्रेन में चले, फिर ट्रेन से ट्रक में जाए, ट्रक से छोटा हाथी से स्मॉल बोट से फिर साइकिल, ट्रॉली, जो भी वैन, एनीथिंग, बट डॉक्यूमेंट वही होना चाहिए। Warrant or order for the delivery of goods and any other document used in the ordinary course of business as a proof of the possession or control of the goods is for authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery. The possessor, जिसके पास वो document है, ठीक है, the possessor of the document to transfer or receive goods, या तो आप ट्रांसफर कर सकते हो या तो आप गुड्स रिसीव कर सकते हो, thereby presented section 2 subsection 4। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का गुड्स नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है सर, इतना आसानी से गुड्स का डिलीवरी नहीं हो सकता। रास्ते में गुड्स ट्रांसफर के टाइम पे नहीं जा सकता, बिल हो या जो भी, कि भाई क्या है किसका है, जरूरी चीज है। जीएसटी अगर पढ़ोगे ना तो जीएसटी में मैं आप लोग को एक चीज पढ़ाऊंगा, जो लोग पढ़ते हैं जीएसटी वगैरह क्लास में, उसमें ई वे बिल का कॉन्सेप्ट आता है। gst.government.in के साइट में भी जाओगे ना तो आपको यहाँ पर एक ई वे बिल का कॉन्सेप्ट दिखेगा। ई वे बिल सिस्टम आज के डेट में बहुत वाइटल है। नॉर्मली अगर रास्ते में गाड़ी के थ्रू से भी अगर प्रोडक्ट जाता है ना एक जगह से दूसरे जगह में, तो उसका एक प्रॉपर बिल होना चाहिए। एक प्रॉपर बिल होना चाहिए, किसका माल है, कहाँ जा रहा है, ट्रांसपोर्टर का कॉपी एक, ओनर का कॉपी एक, सेलर का कॉपी एक। नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में जो मैनुअली चलता है उसमें 3 कलर का होता है चालान। जो लोग काम करता है रियल लाइफ में देखोगे जरूर, एक लाल का होगा, एक येलो कलर का होगा, एक व्हाइट कलर का होगा। और आजकल कंप्यूटराइज मोड में ऐसा कलर का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें गुड्स जो ट्रांसपोर्टर के पास है, चाहे ट्रेन में हो चाहे ट्रक में हो, ठीक है, ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है कि भाई कौन सा माल है, क्या माल है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या है, और ये मैंडेटरी है। नहीं तो रास्ते में कोई भी किसी भी चीज लेके ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये सब जीएसटी में बताने का मुझे मौका मिलता है, फिलहाल इतना डिटेल्स में और जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आपको मैं समझा सकता हूँ कि करेंटली एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सर? बोलो। अरे क्लियर यस हो सर। रहा है बात कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर। किसका गुड्स कहाँ से आया, कौन लेके जा रहा है, क्या है, उस चालान में लिखा रहता है। अगर कुछ भी गड़बड़ घोटाला होता है, ठीक है, तो उसी से समझ में आ जाएगा कौन चालान काटा था, कौन लेके जा रहा था, किसका गाड़ी था, सब पता चल जाता है, कौन रिसीव करेगा इसको, एवरीथिंग। इस एग्जाम्पल के तौर पे ये सब याद रखिएगा सर, बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वेयर फिंगर सर्टिफिकेट, ये भी वही डॉक एरिया में यूज होता है। सिमिलर टाइप वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, डॉक में उसे वेयर फिंगर कहते हैं। रेलवे रिसिप्ट, वारंट और एनी और ऑर्डर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा मतलब कॉन्सेप्ट है कि इसी में लिखा है भाई ये गुड्स डिलीवरी होगा इस बंदे को होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट ये सिंपल कॉन्सेप्ट काफी काम कर रही है। The list is only illustrative, is not exhaustive, मतलब और भी चीजें हो सकता है। Any other document which has the above characteristic, मतलब जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में सेल ऑफ गुड्स करने का मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का कैरेक्टरिस्टिक हो, उसे ही हम लोग मान लेंगे कि ये डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू गुड्स है। Though a bill of lading is a document of title, a made receipt is not. It is regarded as law as merely an acknowledgement for receipt of goods. मेट रिसिप्ट बेसिकली यूज होता है, ये भी जहाज वगैरह में यूज होता है। तो उसमें मेट रिसिप्ट को क्या कहा गया कि ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स है, कि आपको गुड्स रिसीव हो गए इसका एक एक्नॉलेजमेंट है, बट ये डिलीवरी लेने का प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। आप अगर गूगल करोगे तो आप मेट रिसिप्ट का भी कैसा होता है देखने में, वो भी आपको देखने को मिलेगा।
Made receipt is a receipt issued by commanding officer of ship when the cargo is loaded on board and contains the information about the name of the vessel, berth, date of shipment, description of packages, marks, numbers, condition of cargo at the time of receipt on board of the ship. मतलब ऑन बोर्ड हो गया शिप में सारा डॉक्यूमेंट्स, क्या कंडीशन में हुआ वो मेड रिसिप्ट है। देखने में कुछ ऐसा होता है सर। कोई भी एक मेड रिसिप्ट का अगर मुझे मिल जाए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो यहाँ तो सिर्फ सैंपल लिखना पड़ेगा क्या? बस आप लोग को नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हर कोई अभी जहाज में काम करने जाएगा। एरर दिखा रहा है सर, पता नहीं क्यों मेड रिसिप्ट में एरर कहाँ से आ गया भाई। सर आप लोगों को समझ में आ गया ना बात? बाकी बाद में आप लोग थोड़ा सा रिसर्च सर्वे वगैरह कर लो। आई थिंक ऐसा ये छोटा मोटा आ रहा है सर, बाद में थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ सर, क्या है मैं आपको बता दिया। ओके, तो मेड रिसिप्ट को एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स माना जाता है। इसे कभी भी डिलीवरी टाइटल टू द डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जाता। समझ में आया सर मेड रिसिप्ट और बिल ऑफ लैडिंग का कॉन्सेप्ट? बिल ऑफ लैडिंग लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, बिल ऑफ लैडिंग को टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गुड्स माना जाता है। समझ में आ रहा है? A document amounts to a document of title only where it shows an unconditional undertaking, कोई भी शर्त नहीं उसमें, unconditional undertaking to deliver the goods to the holder of the document। जिसके पास डॉक्यूमेंट हो वही गुड्स रिसीव करेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। बहुत वाइटल डॉक्यूमेंट है सर, बहुत वाइटल डॉक्यूमेंट, पूरा केस उसी से बन जाता है। However, there is a difference between a document showing the title and document of title. A share certificate is a document showing title but not a document of title। ठीक है, बात समझे? There is a difference between document showing title and document of title। डॉक्यूमेंट में टाइटल दिख रहा है और वो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट है, इन दोनों में फर्क है। A share certificate is a document showing title but not a document of title। It merely shows that a person named in the share certificate is entitled to share represented by it, but it does not allow that person to transfer the share mentioned therein by mere endorsement on the back of the certificate and the delivery of the certificate। मतलब सिंपल बात है, डॉक्यूमेंट में किसी का नाम लिखा होने से ही वो उसका नहीं हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे शेयर सर्टिफिकेट क्या कहा, अगर आप किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो तो हो सकता है कि आपके पास एक शेयर सर्टिफिकेट हो। आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होने का यह मतलब नहीं है कि वो शेयर सर्टिफिकेट किसी और को देने से वो शेयर उसका हो जाएगा। हेलो, बात को समझे? शेयर सर्टिफिकेट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। आजकल शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल उतना होता नहीं है, प्राइवेट कंपनी लेवल में हो सकता है सर, लेकिन पब्लिक लेवल में आजकल सारा का सारा डीमैट के थ्रू से होता है। ठीक है, मैं फिर भी आपको एक दिखाने का कोशिश करता हूँ। शेयर सर्टिफिकेट फॉर्मेट समथिंग लाइक दिस, इस तरह का फाइल आने से कैसे हो गया। ये देखो यहाँ पर कंपनी का नाम, कंपनी का सील इस तरह से रहेगा और आपको बस इतना कहा जाएगा कि भाई ये शेयर आपका आपके नाम पे इशू किया है, कंपनी नेम, कंपनी नंबर। ठीक है, दिस इज सर्टिफाई दैट full name of shareholder, address is registered holder, number of shares in words, ऑर्डिनरी शेयर्स है कि स्पेशल वोटिंग पावर के साथ है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट, उसमें डायरेक्टर का साइन। ठीक है, सीएस डायरेक्टर नहीं रहेगा तो कंपनी सेक्रेटरी का साइन, इस तरह का चीजें रहता है सर नॉर्मली। ठीक है, विटनेस, अगर कोई किसके विटनेस पे किया गया तो इस लाइक शेयर सर्टिफिकेट ऐसे देखने में होता है। ठीक है, एक फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया। अब बात ऐसी कि शेयर सर्टिफिकेट में किसी के नाम होने से वो शेयर उसका नहीं हो जाता, या फिर ऐसे समझो कि शेयर सर्टिफिकेट में किसी के नाम होने से वही शेयर सर्टिफिकेट किसी और को देने से वो एंडोर्समेंट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वो जस्ट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, उसका एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए। तो इसलिए शेयर सर्टिफिकेट कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं। बात समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, बोलो सर। बहुत सारा बातें हैं सर, बहुत सारी बातें। डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। Share certificate is a document showing title but not a document of title।
It merely shows that a person named in a share certificate is entitled to share represented by it, but it does not allow that person to transfer the share mentioned therein by mere endorsement of the back of the certificate and delivery of the certificate. ऐसा नहीं कि आज रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास है, कल मैं आपको दे दूं तो वो आपका हो जाए. बट बिल ऑफ लैंडिंग अगर आज मेरे पास है, कल आपके हाथ में आ जाए तो बिल ऑफ लैंडिंग एक टाइटल डॉक्यूमेंट है. रेलवे रिसीप्ट एक टाइटल डॉक्यूमेंट है. वेयर फिंगर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट टाइटल है. रेल वारंट एक डॉक्यूमेंट टाइटल है. शेयर वारंट भी एक कॉन्सेप्ट होता है सर. शेयर वारंट में ना जिसको दो, कभी आप लोग मैम के पास जब लोग आप कंपनी अकाउंट्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो मैम आप लोग को ये सब शेयर वारंट वगैरह कंपनी अकाउंट में सिखाते हैं कि शेयर वारंट का कैलकुलेशन वगैरह कैसे होता है. अगर किसी के पास शेयर वारंट है, वारंट जिसके हाथ में जो कंपनी को आगे वारंट लिखाएगा कंपनी उसी के नाम पे शेयर इशू कर सकता है. ऐसा होता है, इतना पावर होता है. ऑर्डर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है वारंट. याद रखे सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में बहुत पावर होता है. अरे पावर समझ में आया रे बाबा? बाहुबली का पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ टू गुड्स के बारे में बात कर रहा हूँ. थोड़ा हाँ ना बोल के थोड़ा बताइएगा सर. Yes, समझ sir. में आया कि नहीं? ओके, तो ये था सेक्शन 2 सबसेक्शन 4. एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर लिखने के टाइम पे अगर सेक्शन प्रॉपरली याद रहे तो जरूर मेंशन कीजिएगा. अच्छा, गुड मार्क्स कैरी होने के लिए अगर गुड मार्क्स चाहिए एग्जाम में तो सही सेक्शन जरूर दीजिए, ठीक है. लेकिन गलत सेक्शन देके गलत इंप्रेशन मत डालिएगा, क्योंकि सेक्शन गलत देने से हो सकता है कि पूरा ही काट दे. ठीक है, मतलब अगर कोई मानो सेक्शन 2 की जगह सेक्शन 3 लिख दिया, ठीक है, ऐसा काम ना करें सर. ठीक है, अगर सेक्शन पता ना हो तो एक ट्रिक्स बता सकता हूँ जो साउंड गुड है, दैट इज रेलिवेंट सेक्शन. क्या लिखोगे? रेलिवेंट सेक्शन. ठीक है, ये बात याद रखें. जिन लोगों का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जिन लोगों का एमसीक्यू टॉपिक है वो तो छोड़ो सर, उनको भी जरूरी नहीं है. मतलब सिलेबस गुड्स किसी किसी का एक ऐसा भी है जिसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, उनके लिए अभी चिंता का विषय नहीं है. लेकिन जब आपको सब्जेक्टिव वे में सिलेबस गुड्स में जवाब देना होगा तब आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप रेलिवेंट सेक्शन बोल के लिख के आ जाए, बट गलत सेक्शन लिख के इंप्रेशन खराब ना करें. अब ये सब टिप्स है, याद रखिएगा. एग्जाम में कैसे लिखना है उसका अलग से क्लास देने का जरूरत नहीं है, तो इसी में बोल देता हूँ बीच बीच में. बाकी जब टेस्ट देके एनालिसिस करूंगा तो और डिटेल्स में बता दूंगा सर. ठीक है, ओके सर, आगे देखो. अच्छा, आप पॉइंट है, कोई मुझे स्टार्टिंग में ही पूछ रहा था सर मार्केंटाइल एजेंट कौन? अरे कोई भी जो बिजनेस एजेंट का काम करता है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 जो मार्केंटाइल एजेंट के बारे में जहां पर लिखा हो, इट मींस एन एजेंट who is the customary course of business has such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of the goods. सर ये कैसा बात करती है? हाँ सर, मतलब आप गुड्स सेल भी कर सकते हो या फिर आप गुड्स बाय भी कर सकते हो. ठीक है, लेकिन किसी के बिहाफ में करना है, किसी के बिहाफ में करना है. सच काइंड ऑफ एजेंट्स आर ऑक्शनियर, ब्रोकर एटसेट्रा. अब ब्रोकर के बारे में बात हुआ तो मुझे एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है. ब्रोकर का बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ. ऑक्शनियर का एग्जांपल तो मैं अभी आपको भर भर के दे दूंगा. ब्रोकर के एग्जांपल में एक घर वाला घर का ब्रोकर का एग्जांपल दे क्या? हाँ, ये कोलकाता में बड़ा पॉपुलर है. कोलकाता क्यों, कोई भी बड़े शहर में पॉपुलर है. अच्छा ठीक है, चलो बड़ा शहर छोड़ो, आपको मैं ऑनलाइन ब्रोकिंग कंपनी के बारे में बताता हूँ. ये सब हाउस ब्रोकर है, जैसे 99acre.com. हाँ, अगर किसी को घर खरीदना है, किसी को घर को रेंट पे लेना है, ठीक है, पीजी में जाना है, ठीक है, कमर्शियल घर खरीदना है, कोवर्किंग स्पेस लेना है, लैंड खरीदना है, तो आप ये 99 एकड़ जैसे ब्रोकिंग कंपनी के साथ कनेक्ट हो सकते हो. ये लोग भी जो फिजिकल लेवल में ब्रोकर है उनके साथ कनेक्टेड है. मतलब ऐसा नहीं कि 99 एकड़ आपको घर खरीद के देता है. इट्स नॉट लाइक दैट सर. हाँ, एक्चुअली 99 एकड़ में काफी सारे रियल एस्टेट एजेंट या रियल एस्टेट ब्रोकर अपने आप को लिस्टेड करके रखा है. ठीक है, तो जिसको भी घर चाहिए, सपोज आपको दिल्ली एनसीआर में कोई घर चाहिए, ठीक है, बाई करना है, चलो देखते हैं. जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केंटाइल एजेंट है. अब क्या 99 एकड़ आपको घर बेचेगा? बिल्कुल नहीं. ठीक है, वो आपको घर नहीं बेचेगा, वो बस एक मार्केंटाइल एजेंट का काम कर रहा है. कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, बाइंग होम
दिल्ली एनसीआर, एक्सप्लोर, सर्च, नोएडा, कहाँ जाए सर? ऑल रेसिडेंशियल, ठीक है, सर्च कर रहे हैं, प्लीज ट्राई विद लोकेशन इंक्लूडेड। अच्छा नोएडा लिख देते हैं। अब जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के लिए ये दिखा रहा हूँ। जैसे एक 2 BHK अपार्टमेंट है सेक्टर 120 में नोएडा में, जिसको जाना है जाए, देख के खरीदे। मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की तरह लग रहा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखो यहाँ पर व्यू फोन नंबर, कॉन्टेक्ट डीलर, ठीक है। अब जैसे ही आप डीलर को कॉल लगाओगे ना, ये चांसेस इज हाई कि या तो ये जिसका घर है इसके पास जाएगा, इसका चांसेस लो है। नॉर्मल केस में, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि ये किसी ब्रोकर के हाथ में लगेगा, ठीक है, जो फिजिकल लेवल में इस बिल्डिंग को बेचने का जिम्मा लिया है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। अब ये बेच के अगर ये 54 लाख में बेचेगा तो बदले में 0.51% के आसपास का ब्रोकर ही खाता है, ठीक है। तो 54 लाख का जो भी दाम होगा, अब वो बायर से भी खाता है, सेलर से भी खाता है, दोनों साइड से भी खाता है, वो डिपेंड करता है। बदले में 99 एकड़, ठीक है, ये भी एक एजेंट है। 99 एकड़ मतलब मानो 2 मिनट के मानो कि मैं ही ब्रोकर हूँ, ठीक है, रियल एस्टेट ब्रोकर। अब ये घर 54 लाख में आप में से किसी को मैंने बेच दिया, बहुत अच्छा। आप मुझे 54 लाख थोड़ी दोगे, आप तो घर का जो ओनर है उसको दो दोगे। अब 54 लाख आप ओनर को दे दिए, ठीक है। अब मैं ओनर को बोलता हूँ दादा आपका काम कर दिए, चलिए 0.5 निकालिए, 54 लाख का 0.5 इधर हो गया। फिर जिसका जो बायर है मैं उसको भी बोलूंगा दादा आपका अच्छा घर ले लिया आपने, 0.5% मुझे दे दीजिए। दोनों तरफ से 1% मैंने खा लिया। अब 54 लाख का 1% काउंट कीजिए। अब कोई सोच रहा है कि रियल एस्टेट ब्रोकर ही बन जाते हैं सर, ये सब पढ़ाई करके क्या होगा? अलग बात सर। लेकिन आप बात को समझे, अब क्या होता है, अब ये जो ब्रोकर है, ठीक है, ये जो ब्रोकर एजेंट है, ये भी एक मार्केंटाइल एजेंट ही हुआ लॉ के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसे भी 99 एकड़ को कमीशन देना पड़ेगा। 99 एकड़ कुछ कमीशन काट के ही इनको पेमेंट करेगा, ठीक है। अब ये हो गया एक तरह का ब्रोकर। अच्छा चलो 99 एकड़, कितना एग्जांपल दूं मैं आपको। उबेर में गाड़ी बुक करना है, हाँ सर, उबेर में गाड़ी बुक करना है तो उबेर क्या करता है? उबेर खुद का गाड़ी भेजता है आपको क्या? अरे ये जो ओला उबेर कैब से हम लोग कार बुक करते हैं, क्या उबेर वाले अपना गाड़ी भेजता है हमारे घर पे? या मार्केट में काफी सारे जो गाड़ी है वो उबेर में अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, ठीक है। तो उबेर क्या कर रहा है? बेसिकली मार्केट एजेंट का काम कर रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? ऑक्शन, ऑक्शन में तो मैं आपको फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का फॉरेस्ट ऑक्शन का बात किया। आप आईपीएल ऑक्शंस को भी दिमाग में रख सकते हो, हाँ। वहां पर भी प्लेयर एक प्रोडक्ट की तरह होता है वहां पर, ठीक है। प्लेयर इज जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट, वहां पर वो प्लेयर नहीं, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। वो जस्ट लाइक अ एक प्रोडक्ट की तरह है, ठीक है। जहां खेलेगा, अच्छा खेलेगा खराब खेलेगा वो अलग बात, लेकिन प्लेयर को ऑक्शंस में उठाया जाता है, उसका एक बेस प्राइस होता है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से ऑक्शंस में उनको क्या किया जाता है, ऑक्शंस में उनका दाम उठता है। जैसे ये ऑक्शनियर है, ये अपना दाम मतलब ये एक्चुअली एज पर दी आईपीएल कमेटी के हिसाब से प्लेयर का दाम जितना मेंशन हुआ है उसके हिसाब से अपना डिटेल्स बताएगा। और ऑक्शनियर क्या करेगा? बिजनेसमैन के बिहाफ में ऑक्शन कर रहा है। बिजनेसमैन कौन है? जो अलग अलग टीम का ओनर है वो सब बिजनेसमैन है। उनके बिहाफ में जो जो प्लेयर मार्केट में अभी खुला घूम रहा है, जिसको छोड़ दिया गया, आप लोग जानते हो ये सब प्रोसेस, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे मानो रिसेंटली नाइट राइडर्स ने एक बड़ा प्लेयर को छोड़ दिया मतलब वो खेलेगा नहीं। कोई प्लेयर है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर है, उसको छोड़ दिया, ठीक है। बहुत सारे आप लोग जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो, ठीक है। मैं उतना खबर नहीं रख पाता, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर कोई प्लेयर किसी टीम का पार्ट अभी नहीं है तो उसको ऑक्शंस में बाकी कोई भी जिसको लगता है कि प्लेयर में दम है तो उस पर पैसा लगा के उसको खरीदेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? हेलो। तो यहाँ पर ऑक्शनियर कौन हो गया? मार्केंटाइल एजेंट का काम करेंगे। स्टॉक ब्रोकर, ब्रोकिंग में बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है स्टॉक ब्रोकिंग। कोई नॉर्मल बंदा जो घर का ब्रोकर बनता है वो स्टॉक ब्रोकर थोड़ी ना बन जाएगा। स्टॉक ब्रोकिंग में एक नाम, दो नाम यूज करना चाहिए। जीरोधा, हाँ, जीरोधा का बड़ा ही फेमस दो भाई, हाँ, निखिल कामत, नितिन कामत। बड़ा मतलब मुझे बड़ा रिस्पेक्ट आता है इन दोनों पे। इतना बड़ा कंपनी खड़ा किया सर,
एक पैसा मार्केटिंग में खर्चा नहीं किया। मतलब खर्चा इसलिए नहीं करना पड़ा, टेक्नोलॉजी पे इतना दम था, ना मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट लिया, बट बना दिया जीरो था। हाँ, अपस्टॉक्स जैसे कंपनी जिसमें टाटा का बैकिंग मिला वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। बड़े बड़े कंपनी को हार बना के, हाँ, एंजल वन, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपनी को साइड में करके मार्केट बनाया अपना। और भी ये सब क्या है, स्टॉक ब्रोकिंग फार्म है। देख पा रहे सर, आईआईएफएल फाइनेंस ये क्या करता है, कंपनी का शेयर है मार्केट में बिकता है, ठीक है, बात को समझे। शेयर खान हो, मोतीलाल ओसवाल हो, क्या करते हैं, कंपनी अपना शेयर मार्केट में बेचता है। आपको शेयर खरीदना है तो कंपनी की दुकान में नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि अगर टाटा कंपनी का शेयर चाहिए तो हम लोग टाटा कंपनी में पहुंच जाएंगे कि हे टाटा कंपनी मेरे को शेयर दो, ऐसा नहीं। टाटा कंपनी अपने शेयर ब्रोकिंग फर्म के थ्रू से सेल करता है। और इंडिया में ऐसा नहीं कि आपको ये किसी पर्टिकुलर ब्रोकिंग फर्म के थ्रू से बेचेगा, जो भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होगा आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू से शेयर को बाय कर सकते हो। बदले में मोतीलाल ओसवाल को क्या मिलेगा, हेलो, अगर मानो हम मोतीलाल ओसवाल में से मेरा अकाउंट है, ठीक है, मानो कि मैं मोतीलाल ओसवाल के अकाउंट से टाटा का शेयर खरीद रहा हूँ, टाटा मोटर्स का, फिर कुछ दिन बाद मैं सेल भी कर रहा हूँ टाटा मोटर्स का शेयर, बाई किया सेल किया, ये सब चक्कर में मोतीलाल ओसवाल को क्या मिलेगा, बोलो। सर कमीशन। वेरी गुड सर, कमीशन। ब्रोकरेज कमीशन, ठीक है। लेकिन क्या शेयर इनका है, कुछ भी इनका नहीं। ऐसे मोतीलाल ओसवाल खुद भी एक बहुत बड़ा फाइनेंस कंपनी है, मतलब स्टॉक ब्रोकिंग एंड फाइनेंस कंपनी, जो खुद भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो अलग चीज, ठीक है। लेकिन ये काम क्या करता है, ब्रोकिंग का काम करता है। अब क्या बताऊं, अब कितना बताऊं, बोलते बोलते आप लोग ही बोलोगे सर अब चुप हो जाओ, बहुत बोल दिए, ठीक है। तो ये होते हैं मार्केंटाइल एजेंट। क्या, अब इसको लैंग्वेज को पढ़ो। इट मीन्स एन एजेंट हु इज द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैज ए सच एजेंट अथॉरिटी आइदर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन गुड्स, ठीक है। अब इसको आप नॉर्मल लाइन पे भी समझे, जो लोग कंसाइनमेंट अकाउंट किए हो, हाँ, अकाउंट्स में एक बड़ा फेमस चैप्टर है सर, मैम के पास शायद आप लोगों में से जो लोग पढ़ते हो अकाउंट्स का क्लास जरूर किए होंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होता है, एजेंट का ही तो कॉन्सेप्ट चलता है, नॉर्मल एजेंट है, डिल क्रेडियर एजेंट है ना, स्पेशल कमीशन में काम करते हैं। मानो कि किसी का कोलकाता में बिजनेस है, एक का बिजनेस है मानो दिल्ली में, उसी का एक ब्रांच है दिल्ली में, तो दिल्ली में कौन बैठा है, एजेंट बैठा है, यहाँ पर कौन है, ओनर है। वो अपना प्रोडक्ट दिल्ली शोरूम के थ्रू से बेचता है, एजेंट के थ्रू से। एजेंट जितना सेल करता है उसके बदले में उसको कमीशन मिलता है। इट्स अ वेरी पॉपुलर बिजनेस कॉन्सेप्ट, दे ऑल आर मार्केंटाइल एजेंट। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट इस एजेंट को बहुत ही अच्छे से याद रखने के लिए आपको बताता है। क्यों, समझना पड़ेगा ना कि भाई कौन सा काम एजेंट के थ्रू से हो रहा है और कौन सा काम बिना एजेंट के थ्रू से हो रहा है, हाँ, ये सब जानना जरूरी है। प्रॉपर्टी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, property here means ownership of general property. In every contract of sale, the ownership of goods must be transferred by the seller to the buyer. हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स का ओनरशिप सेलर्स के बायर के पास जाता है। नॉर्मल बात है, हम किसी के पास से कोई गुड्स खरीदेंगे तो पहले गुड्स सेलर का था, जैसे सेल हो गया वो बायर का हो गया, और देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बाय द सेलर टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू द बायर। ये एग्रीमेंट ऐसा हो रहा है कि भाई जब लास्ट पेमेंट हो जाएगा तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। इट मींस द जनरल प्रॉपर्टी, राइट ऑफ ओनरशिप इन गुड्स एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मतलब गुड्स पे अपना ओनरशिप, ठीक है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मींस द जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल ओनरशिप राइट ऑफ द गुड्स। Note that the general property in goods is to be distinguished from a special property. It is quite possible that in the general property, in a thing may be in one person and a special property in the same thing may be in another. For example, when an article is pledged, कोई चीज अगर किसी को प्लेज किया जा रहा है, प्लेज समझते हो, प्लेज करना मतलब इट्स लाइक कि अभी आपका नहीं हुआ बट बाद में आपका हो जाएगा। प्लेज करने से ऐसा ही होता है, मानो कि आप ऑर्गन डोनेट कर रहे हो तो प्लेज कर रहे हो, तो ऑर्गन डोनेशन अभी थोड़ी ना आज ही डोनेट करोगे तो आज ही लेके चला जाएगा। प्लेज करने से क्या होगा कि जब आपका कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा आप परलोक को सिधारेंगे। परलोक सिधारना समझते हो, हाँ, मतलब इस लोक से दूसरे लोक में चले जाना, पता नहीं कौन सा लोक है, ऐसे तो बोलते हैं स्वर्ग है नरक है जो भी है, बट एक दूसरा लोक है, कोई किसी ने देखा नहीं, जाने के बाद ही सबको देखने को मिलता है। यस आई होप सो। सो
लेकिन मान्यता है, इसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। पॉइंट इज दैट कि डोनर ने डोनेट कर दिया, कि मेरा आई डोनेट कर दिया, बट क्या अभी आपका आई आके छीन के लेके जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं ना, तो वो प्लेज हो गया। तो व्हेन एन आर्टिकल इज प्लेज द जनरल प्रॉपर्टी इन थिंग मे बी ट्रांसफर्ड subject to the special property continuing to remain with another person. For example, the pledge who has a right to retain the goods pledged till payment of the stipulated dues. तो बिजनेस लेवल में से होता है कि अगर कोई चीज स्पेशल लेवल में चल रहा है, स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो फिर जब तक लास्ट पेमेंट नहीं हो जाता तब तक वो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे प्लेज का बात क्यों किया? जैसे मानो जब तक हम मरते नहीं हो तब तक वो ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, मर जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले आके आपका आंख लेके किडनी लेके चला जाएगा, बिकॉज आप पहले से ही उसको प्लेस करके रखे थे। ऐसा ही लास्ट ड्यू पेमेंट करो तो जाके ट्रांसफर होगा, अदरवाइज। एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी सब समझ में आ जाएगा। इफ ए हु ओन सर्टेन गुड्स प्लेज देम टू बी, ए हैज अ जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब बहुत सिंपल है, राइट ऑफ ओनरशिप इन गुड्स। Where B has a special property or interest in the goods to the extent of the amount of advance he has made. मतलब उसने जितने का एडवांस दिया उतने का ही उसको राइट है, जितना नहीं दिया उतना राइट उसको अभी नहीं मिलेगा, तो वो स्पेशल हो गया। तो ये स्पेशल हो गया, सिंपल बात है। लेकिन अगर जनरल है मतलब आपका पूरा प्रॉपर्टी आ गया उसमें, पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर। स्पेशल मतलब देयर मे बी सम कंडीशंस कि जब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता, पूरा अमाउंट कंप्लीट नहीं होता, स्टिपुलेटेड ड्यूज कंप्लीट नहीं होता, तब तक गुड्स आप पे ट्रांसफर नहीं होगा। सिंपल है, इसमें उतना क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। सर इसमें और एक चीज आपको जानना चाहिए इंसॉल्वेंट के बारे में। गुड्स बेच के दिवालिया हो गया, मतलब कौन? सेलर ने तो दे दिया, लेकिन बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो बात समझे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 इंसॉल्वेंट के बारे में बात करता है। बैंकरप्टेड पर्सन, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्टेड, क्या नॉर्मल वे में बैंकरप्टेड हो जाता है? अरे बैंक उसको दिवालिया घोषित करता है। बैंक अपने आप से नहीं करेगा, कोर्ट के थ्रू से करेगा। ए पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही सीजेस टू पे हिज डेब्ट्स, जो वो अपना लोन नहीं रीपे नहीं कर पाते और उसके प्रॉपर्टी से भी जितना लेना था ले लिए। अब बैंक या कोर्ट के थ्रू से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है, और cannot pay his debt as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not. अब ये सब कॉन्सेप्ट है इंसॉल्वेंसी का। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, ये बिजनेस लॉ में सेल ऑफ गुड्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है। प्राइस क्या है, दाम क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 दाम के बारे में बात करता है। प्राइस मींस द मनी कंसीडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स में सर कंसीडरेशन में पैसा होगा नॉर्मल केस में, या फिर गुड्स, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, अगर 50,000 का चीज खरीदते हो तो बदले में आप पेमेंट करते हो 50,000। इट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स में एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि उसको मॉनेटरी टर्म में उसका वैल्यू करो, जरूरी चीज है, उसे प्राइस कहते हैं। सर ये कोई बात हुआ? सर बात तो नहीं है, पर लॉ तो ऐसा ही बोलेगा ना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। सर क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में, इंक्लूड देयर स्टेट और कंडीशंस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में भी बोलते हैं कि उसका अवस्था, उसका कंडीशंस कैसा है गुड्स का, क्या वो सेलेबल कंडीशन में है, क्या वो डिलीवरेबल स्टेट पे है, क्या वो बेचने लायक है, क्योंकि बाद में जब डिस्प्यूट होता है ना तो वो सब देखना पड़ता है। ओके सर, ये क्या था? ये डेफिनेशंस का पिटारा था। सेल ऑफ गुड्स में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इसमें एक बार मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया सर। गुड्स किसे कहते हैं? ठीक है, हम लोगों ने गुड्स पढ़ा। सबसे पहले तो बायर कौन है, सेलर कौन है, रिपीट कर रहा हूं एक बार, फटाफट सुन लो, पूरा पॉइंट नहीं, क्या क्या पढ़े वो। अब स्टोरी फिर से रिपीट करेंगे तो फिर पागल हो जाओगे आप लोग, जरूरी नहीं है। बायर एंड सेलर के बारे में डेफिनेशन बताया आपको, ठीक है। फिर गुड्स के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद कितना तरह का गुड्स है उसमें बात किया, उसमें एग्जिस्टिंग क्या है, एसर्टेंट क्या है, अनएसर्टेंट क्या है, जो एग्जिस्टिंग का ही दो पार्ट है। फ्यूचर गुड्स क्या है, कंटिंजेंट क्या है। फिर डिलीवरी में आ गए, कितना तरह का डिलीवरी होता है, एक्चुअल डिलीवरी क्या है, कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है। फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स क्या है। फिर आपको ये जानना चाहिए मार्केंटाइल एजेंट क्या है। फिर आपको ये जानना चाहिए प्रॉपर्टी क्या होता है। फिर आपको ये जानना चाहिए इंसॉल्वेंट कौन होते हैं, प्राइस क्या होता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या होता है। अब बात करते हैं
सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या डिफरेंस है? ध्यान से सुनना सर। हेलो, कनेक्टेड है आप लोग? बीच बीच में हाँ ना थोड़ा बता के मुझे थोड़ा मोटिवेट sir. कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये मेरा कंसिडरेशन है, बीच बीच में जो हाँ ना ढूंढता हूँ और कुछ नहीं सर, ये कंसिडरेशन है कि थोड़ा सा मुझे बताने के लिए कंसिडरेशन दो कि मैं बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा हाँ भर दो, ठीक है? हुकारा भरना इसको बोलते हैं। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property and goods to the buyer for a price. कोई बात हुआ? दाम के बदले गुड्स ट्रांसफर करना, ये तो हर कोई करता है, इसमें क्या पढ़ने वाला चीज है? There may be a contract of sale between one part owner and another. A contract of sale may be absolute or conditional. Section 4 subsection 2. ध्यान से सुनना बात। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। समझाता हूं। Where under a contract of sale, the property in the goods is transferred from seller to the buyer. The contract is called a sale. But when the transfer of property in the goods is to take place at a future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled, it is called an agreement to sell. सर ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने किसी दुकान में गए, ठीक है, जैसे ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिया था, रेडीमेड गारमेंट्स खरीदना और टेलर के पास जाके स्पेशल वे में अपना ड्रेस कंडीशन के हिसाब से सिलवाना, है ना? जैसे रेडीमेड कपड़ा में क्या होता है, रेडीमेड गारमेंट्स में क्या होता है कि अभी जाओ अभी लेके आ जाओ, ठीक है? रेडीमेड गारमेंट्स अभी जाओ अभी जाके पैसा दो और एकदम घर पे लेके पहुंचो। बट वही गारमेंट्स जब आपको स्पेशल वे में सिलवाना है, टेलर के पास जाते हो, मानो कि जीन्स लेना है, नॉर्मली जीन्स कोई सिलवाता नहीं, मैंने उतना नहीं सुना, ठीक है, बट फिर भी एग्जांपल के तौर पे जैसे कुर्ती, ठीक है, ये रेडीमेड कुर्ती है, ठीक है, कुर्ती बोलते हैं ना सर इसको, आई थिंक कुर्ती बोलते हैं, चूड़ीदार बोलते हैं या सलवार बोलते हैं, ठीक है, या सूट बोलते हैं, जो जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि ये अगर पूरा बना बनाया है तो आप जाओगे खरीदोगे लेके आ जाओगे, है ना, सिंपल। लेकिन मानो कि आपको अपनी एकदम फिटिंग्स बराबर करना है, जैसे ये डब्ल्यू का है, बड़ा ही फेमस ब्रांड है, बट मानो कि आपको एकदम क्लियर कट इसको सिलवाना है और एकदम अपने हिसाब से, तो आप टेलर के पास जाते हो, पीस देते हो, ठीक है, टेलर के पास जाके पीस देते हो और उसको बोलते हो कि भाई इस तरह से सिलवा के दो, मेरा डिजाइन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपके साथ एक तरह का एग्रीमेंट टू सेल करता है। आप पेमेंट पूरा नहीं कर सकते हो, कर भी सकते हो, लेकिन ये एक तरह का एग्रीमेंट टू सेल है, एक फ्यूचर डेट डिसाइड करते हो और फिर जाके आप उसके गुड्स को सेल होता है। लेकिन नॉर्मली अगर दुकान में जाओगे, ये कुर्ती पसंद आया, उठाया, ठीक है, से फॉर एग्जांपल इसका दाम है 500, 500 नहीं होता है डब्ल्यू का, कम से कम मेरे हिसाब से, मेरा मार्केट नॉलेज कैसा है देखते हैं, 799 ऐसा कुछ दाम होगा, 800 या फिर 999, आई थिंक मेरे हिसाब से डेली वेयर का लग रहा है। तो से फॉर एग्जांपल कि ये 999 पे आप उठा के लाते हो, ठीक है, और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल कैसा होगा, टेलर के पास स्पेशल वे में सिलवाने का कुछ कंडीशन के साथ आप देके आते हो और एक फ्यूचर डेट पे उसका एग्रीमेंट करते हो। इसका और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जरूरत पड़ने से आगे आगे देता रहूंगा, बट फिलहाल मुझे यही दोनों को कंपेयर करने के लिए मिला तो मैंने आपको दे दिया एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का एक पुराना एग्जांपल वापस याद आता है, ठीक है। अच्छा, एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम elapses, जब समय बीत जाएगा और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू व्हिच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू बी ट्रांसफर्ड। चलो सर, अब मैं आपको वही बड़ा फेमस और पुराना वाला एग्जांपल देता हूं आपको। क्या है एग्जांपल? एग्रीमेंट टू सेल का बड़ा फेमस एग्जांपल है ग्रोइंग क्रॉप। सर आप लोग आचार्य चाणक्य के बारे में सुने हो? यस सर। चाणक्य वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, फेमस क्या बोलने से महान, फेमस वर्ड ही छोटा पड़ जाता है, इकोनॉमिस्ट ही नहीं, साथ में क्या बोलूं सर, मतलब इट्स लाइक किंग मेकर बेसिकली, ठीक है, मतलब सम्राट अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ग्रेट ग्रेट जो सम्राट बना है सर, वो चाणक्य के कारण ही बना है। और उन दिनों ऐसे और भी एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, बट ये मुझे इजीली याद आ जाता है।
तो जैसे उन दिनों चाणक्य क्या इस तरह का करता था, ये चाणक्य का बात जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आज का बात नहीं सर, ये आज से 2500 ईयर्स एगो एटलीस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से कम और 500 साल अप्रोक्स, 350 से 400 साल पहले का बात। सर क्या करता था चाणक्य, जो आज भी बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्या करता था चाणक्य? सर चाणक्य क्या करता था, किसानों को बोलता था कि भाई तुम फ्यूचर एग्रीमेंट कर देता था, तुम फसल बनाओ, ठीक है, मैं तुम्हें अभी कुछ पेमेंट कर देता हूं, लेकिन ये फसल तुम मुझे ही बेचना। तो सर इससे क्या फर्क पड़ गया? मतलब दो तरह से किसान अपना फसल को बेच सकता है। एक, जब पूरा फसल बन जाए उसके बाद वो फसल को लेके मार्केट में लेके जाएगा, और फिर जाके जैसे मानो ये फसल काट के मार्केट में लेके जाएगा और फिर जाके इसको बेचेगा। ऐसा कर सकता है? यस और नो? प्लीज टेल मी। मानो ये धान है, ये राइस है, ठीक है, अब ये राइस को मार्केट में लेके जाएगा और फिर बेचेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी पास्ट में इन्होंने फ्यूचर एग्रीमेंट करके रखा था। फ्यूचर एग्रीमेंट में फार्मर्स को क्या सुविधा होता है, सुविधा क्या होता है मैं समझाता हूँ, जो चाणक्य यूज करता था। नॉर्मली सर हमारे देश में हमेशा एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स होते थे वो ऑलवेज थोड़ा मार्जिनल लेवल का ही होते थे, मतलब थोड़ा सा पुअर कंडीशंस में ऑलवेज, ठीक है, थोड़ा सा चिंता वाला जनक बात होता था उनका। तो उनको अपना डेंजर जोन से थोड़ा सा हटने का मौका देता था कि भाई तुम्हारा ये पूरा का पूरा राइस हम खरीद लेंगे। कौन? किंग, जो राजा है या जो स्टेट है, जो राज्य है, ठीक है, जैसे चाणक्य का बात कर रहा हूं तो जो आज का बिहार और बंगाल एरिया है, दैट इज मगध। नेपाल, आज का नेपाल, आज का उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया, बिहार पूरा का पूरा, बंगाल का भी काफी बड़ा एरिया, ठीक है, मगध के नाम से जाना जाता है, मगध। अब मगध का किंग था चंद्रगुप्त मौर्य एंड सम्राट अशोका। उन दिनों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, आज की डेट में भी बड़ा पॉपुलर है, आज भी होता है, बट मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बात करूं। तो चाणक्य क्या करता था, किसान को बोलता था कि भाई तुम्हारा जो चावल है ये मैं, मानो ये पूरा का पूरा चावल का प्राइस है 1 लाख का, एग्जाम्पल के तौर पे, मार्केट में बाद में बेचेगा तो शायद 1,20,000 मिलेगा, लेकिन अभी अगर 1 लाख मिल रहा है तो शायद फार्मर्स को थोड़ा प्रॉफिट कम है, मे बी थोड़ा प्रॉफिट कम है, लेकिन 1 लाख में उसका लॉस नहीं है। लेकिन बाद में एक प्रॉब्लम है, अगर मानो बाई चांस फ्यूचर में मार्केट गिर गया, मार्केट गिर सकता है, मानो कोई दूसरा जगह में अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो दूसरा मार्केट का प्रोडक्ट जब भी आगे आ जाता है ना, तो ये प्रोडक्ट का दाम गिर सकता है। तो 3 महीने बाद 1,20,000 मिलने से अच्छा है 3 महीने पहले 1 लाख ले लो, तो फार्मर्स बड़ा खुश होता था, ठीक है, लेकिन पूरा 1 लाख एक ही साथ नहीं देता था, उसका भी पार्ट पेमेंट था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, प्रोडक्ट सेल हो जाता था। तो इसे कहते हैं फ्यूचर एग्रीमेंट। और फ्यूचर एग्रीमेंट कंप्लीट तब होता था जिस दिन ये पूरा का पूरा फसल रेडी होके मार्केट में जिसको देना था, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कंप्लीट सेल हो जाए। तो फ्यूचर एग्रीमेंट टू सेल नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बदल जाता था। ये कॉन्सेप्ट चाणक्य करता था फार्मर्स के भलाई के लिए, ठीक है। अब ये फार्मर्स के ऊपर इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट था, फार्मर्स जो करता था जो नहीं करता था वो अपने ऊपर था, बट ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही पॉपुलर था। और इसी कॉन्सेप्ट में आज की डेट में स्टॉक मार्केट में एक फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट बोल के होता है, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शन मार्केट चलता है। सर क्या बात करते हो, यही कॉन्सेप्ट? अरे सर कभी स्टॉक मार्केट में आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्लास करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। देखो सर बोलने जाओ तो बहुत कुछ, लेकिन समझो तो बहुत सिंपल चीज है। नाउ व्हाट इज द केस, द एग्रीमेंट टू सेल, मैं एग्री कर रहा हूं कि आपको सेल करूंगा, बट नॉट नाउ, फ्यूचर में 3 मंथ्स लेटर। ये बड़ा फेमस एग्जांपल, इवन रिसेंटली जो फार्म बिल को लेके प्रॉब्लम हुआ था वैसी एक प्रॉब्लम को लेके था। आज के डेट में भी बड़ा बड़ा जो फार्मिंग कंपनी है, जो जैसे कि वो प्रोडक्ट बना के पैकेज करके बेचता है, ये भी फार्मर के साथ डील कर लेता है 3 महीने पहले से ही, 4 महीने पहले से ही, कि भाई ये पूरा प्रोडक्ट मेरा है, चिप्स कंपनी, ठीक है, इस तरह से। इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट। तो an agreement to sell becomes sale when the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which property in the goods is to be transferred. Section 4 subsection, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4 सबसेक्शन 3, ठीक है, एन एग्रीमेंट टू सेल सेक्शन 4 सबसेक्शन 4। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बेसिकली दो तरह का होता है, एक प्योर सेल और एक एग्रीमेंट टू सेल, लेकिन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक नॉर्मल सेल होता है जो इमीडिएट ट्रांसफर,
और एग्रीमेंट टू सेल जो है वो बेसिकली फ्यूचर ट्रांसफर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बताऊं आपको फिर से सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 के तहत, in sale the property in goods is transferred from seller to the buyer immediately. The term sale is defined in section 4 subsection 3 of the Sale of Goods Act 1930, and where under the contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called sale. Simple. लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है सेलर से बायर के पास, बट एग्रीमेंट टू सेल क्या कहता है? In an agreement to sell, the ownership of the goods is not transferred immediately. It is intending to transfer at a future date upon the completion of certain condition thereof. जैसे कि आपको चाणक्य का कॉन्सेप्ट अभी मैंने समझाया, मैंने आपको टेलरिंग बिजनेस समझाया, बहुत एग्जांपल हो सकता है सर। The term is defined in section 4 subsection 3 of the Sale of Goods Act 1930, where the transfer of property in the goods take place at a future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled. It is called an agreement to sell. Thus, where contract of sale of goods, हाँ बोलो सर बोलो, yes कोई क्वेश्चन आ रहा था। আচ্ছা বলছি যে ধরুন একটা এগ্রিমেন্ট টু সেল হলো, মানে ফিউচারে সেল করা হবে, তারপর দেখা গেল যে সেই জিনিসটা মানে কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেল, মানে ফিউচারে বিক্রি করতে পারলো না, সেল হলো না, তাহলে তো যে যে বায়ার হবে তার তো লস হলো, একটা টাইম yes অপেক্ষা করতে। yes yes obviously, जैसे सेलर को लॉस हो सकता है तो बायर को नहीं। yes, रिस्क तो दोनों पार्टी में होगा ना। हो सकता है कि इसका फसल खराब हो गया, ठीक है, हो सकता है, तो सेलर को भी रिस्क है, लेकिन सेलर को रिस्क के साथ साथ फायदा भी तो है। जो माल उसको 3 मंथ लेटर अगर मार्केट से, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बात तो पूछ रहा है बेसिकली, मैं ज्यादा मतलब डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा था, बट चलो तुमने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। अब मानो कि मैं एक राइस पैकेजिंग कंपनी हूँ, ठीक है, मेरा एक ब्रांड है, जैसे बंगाल में आजकल एक ब्रांड का बड़ा टीवी में ऐड देखता हूँ, लाल बाबा राइस, ये टीवी में ऐड आते हैं लाल बाबा राइस, एबीपी आनंद वगैरह में जब भी मैं टीवी देखता हूँ तो देखता हूँ। अब लाल बाबा राइस का खुद का राइस थोड़ी ना है, वो मार्केट से खरीदता है, पैकेज करता है, लेवल लगा के बेचता है। अब लाल बाबा राइस किसी फार्मर से, मानो ये फार्मर से, ये बंदे से, मिस्टर फार्मर से बोला कि भाई ये पूरा तुम्हारा चावल मेरा, ठीक है। अब लाल बाबा राइस, इसका पूरा राइस खरीदना है तो फिर उसको कुछ अमाउंट देना होगा। जैसे कि मैं आपको बोला था कि इसका दाम तय हुआ था 1 लाख रुपीज, ठीक है, इस जितना चावल यहाँ पर हो सकता है। 3 महीने बाद यही चावल मार्केट में 1,20,000 या 1,20,000 पे बिकेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 मंथ पहले कर सकते हो तो आप इसको सस्ते में ले सकते हो। हेलो, ये सुन लो, यस है ना। तो नॉर्मली यहाँ पर आप 20% लेस दाम में यही राइस बाई कर सकते हो, लेकिन अगर 3 मंथ्स बाद में लेने जाओगे जब मार्केट में डिमांड काफी हाई हो सकता है, चांसेस इज हाई, तो इन दैट केस आपका 1,20,000 का दाम पड़ जाएगा। तो आप पहले से अपना कॉस्टिंग को थोड़ा कम करना चाहते हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 मंथ्स लेटर मार्केट में प्रोडक्ट सस्ता हो गया हो, या फिर ये पर्टिकुलर जो फार्मिंग का जो प्रोडक्ट है ये किसी कारण से लो क्वालिटी निकल गया हो, तो इन दैट केस वो सेलर का क्या बोलेंगे सर, दुर्भाग्य। सिमिलरली बायर के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन सेलर के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। सेलर को भी तो चिंता है। जैसे सेलर क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट को सिक्योर कर रहा है। ये सेलर है ना, ये सेलर बंदा, फार्मर जो है, ये अपना प्रॉफिट को सिक्योर कर रहा है। इसको भी डर है कि अगर 3 महीने बाद, जैसे मानो कि कैसे होता है, मैं आपको अगर समझाऊं, इसको थोड़ा इस तरह से बताने से शायद आपको इंटरेस्टिंग लग जाए। ये नेशनल लेवल में या इंटरनेशनल लेवल में मार्केट में प्रोडक्ट प्राइस कैसे चेंज होता है, अगर आप समझोगे ना तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मानो जैसे राइस कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है? राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 तो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, इंडिया में। लेकिन अगर मानो कि जैसे मानो ये बंगाल एरिया है, ठीक है, ये है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में अगर राइस प्रोडक्शन अच्छा होता है, अच्छा हुआ, मानो कि वेस्ट बंगाल में राइस प्रोडक्शन अच्छा हुआ, लेकिन मार्केट में बिहार का भी राइस है, मार्केट में उड़ीसा का भी राइस है, मार्केट में आंध्रा का भी राइस है, मार्केट में तमिलनाडु का भी राइस है। ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया राइस प्रोडक्शन में अच्छा है। छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इतना वैरायटीज ऑफ राइस आता है। कभी अगर हो सके छत्तीसगढ़ एरिया में जाना, राइस और दाल के लिए जाने जाते हैं सर। बिलासपुर, फिर आपका क्या बोलते हैं रायपुर, ये जो जोन है, यहाँ पर एक जगह है, जगह का नाम है, नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, जो भी हो,
लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सब राइस का एक पूरा एरिया है। अब मानो छत्तीसगढ़ का राइस प्रोडक्शन किसी कारण से लो हुआ ड्यू टू एनी वेदर कंडीशंस एंड एनी काइंड ऑफ कंडीशंस, तो क्या लगता है छत्तीसगढ़ का राइस कंडीशंस अगर किसी कारण से खराब होता है तो वेस्ट बंगाल के राइस में ज्यादा दाम मिलेगा कि कम दाम मिलेगा? बोलो, हेलो, कनेक्टेड हो आप लोग? सर एक बार और बताइएगा, समझा नहीं बढ़िया से। मैंने पूछा कि छत्तीसगढ़ में राइस प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल में भी राइस प्रोडक्शन होता है, ठीक है? वेस्ट बंगाल में भी मतलब राइस प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल इंडिया में नंबर 1 है, ठीक है? लेकिन छत्तीसगढ़ वैरायटीज ऑफ राइस प्रोडक्शन में भी काफी बेहतर है। अब मानो कि किसी कारण से छत्तीसगढ़ का राइस प्रोडक्शन लो हुआ, लो मतलब कम प्रोडक्शन हुआ, तो वेस्ट बंगाल का राइस का डिमांड मार्केट में बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा सर जी। तो अगर वेस्ट बंगाल का मार्केट में राइस का डिमांड बढ़ता है तो इसका प्राइस हाई होगा कि लो होगा? हाई होगा। हाई। अब ऑपोजिट सिचुएशन भी तो हो सकता है, छत्तीसगढ़ में राइस प्रोडक्शन लो के जगह हाई हो गया, अब बंगाल का प्राइस का दाम गिरेगा कि बढ़ेगा? सर गिर जाएगा। गिर जाएगा। अब ये सब कॉन्सेप्ट काम करता है जो जिस मार्केट में होता है, अब कभी फायदा तो कभी लॉस, ठीक है? लेकिन लॉस कभी नहीं होता, आप मार्जिन लेवल में शायद एक्स्ट्रा प्रॉफिट करते तो वो प्रॉफिट शायद नहीं, ठीक है? बात समझे? ठीक है, मतलब मानो कि आप बंगाल के फार्मर के साथ डील कर लिए कि 1 लाख में अभी बुक कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चला इतना ज्यादा मार्केट में राइस हो गया कि 1 लाख क्या मार्केट में 3 मंथ लेटर भी 90,000 में मिल रहा है, 3 मंथ लेटर भी मार्केट में 90,000 में मिल रहा है। आपको लगा था कि मार्केट में दाम बढ़ जाएगा, बट बढ़ा नहीं, गिर गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 महीने बाद क्योंकि छत्तीसगढ़ में दाम राइस प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो बंगाल का राइस 1 लाख की जगह 1,30,000 के हिसाब से बिक रहा है, तो ऐसे केसेस में आप फायदे में होंगे। और फार्मर्स का क्या, वो प्रॉफिट को बुक करके अपने आप को सिक्योर कर लेता है, क्योंकि फार्मर ऐसे ही थोड़ा मार्जिनल है, ठीक है? ऐसे ही थोड़ा सा वो गरीब टाइप में आ जाता है, तो वो देखते हैं कि भाई अगर मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट पहले से ही मैं बुक कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे को लॉस होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है? ये फार्मर सोचता है एज ए सेलर, ठीक है? और ऐसा बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है ये। तो दोनों एंगल से कॉन्सेप्ट हो सकता है सर, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट लॉस नहीं होगा। मे बी आप थोड़ा सा नो प्रॉफिट नो लॉस लॉस में शायद खत्म करते हो, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम डूब जाओगे, एज ए बायर बोल रहा हूँ, बट एज ए सेलर फार्मर्स के लिए वो अपना प्रॉफिट को थोड़ा सिक्योर करता है। बट ये इस तरह का एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्सेप्ट अगर आपको काफी अच्छे से जानना है तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है सर, इक्विटी डेरिवेटिव। कभी पढ़ोगे ना, NISM में पढ़ा जाता है सर, ठीक है? तो उसमें अगर आप कभी पढ़ते हो तो इक्विटी डेरिवेटिव ये स्टॉक मार्केट में स्टॉक लेवल में भी होता है एज वेल एज कमोडिटी मार्केट में भी होता है, ठीक है? मतलब उसको डिराइव करना, जो लोग कमोडिटी मार्केट के बारे में जानते हैं, जैसे NISM का होता है सर ये सब टॉपिक, ये देखो इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, ठीक है? यहाँ पर आपको इक्विटी के बारे में जानना पड़ता है। एग्जैक्टली कमोडिटी मार्केट, जैसे कि मैं आपको राइस वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो लोग राइस मार्केट के बारे में, नॉट जस्ट राइस, मतलब एनी काइंड ऑफ कमोडिटी, ठीक है, जिसमें फसल वगैरह भी रहता है, इसके साथ साथ ये सब चीजें, ठीक है? जैसे मानो बहुत बातें हैं सर, ये देखो ये सब मार्केट में ट्रेड होता है, लेकिन आपको खरीद के घर नहीं लाना है, सब फिजिकल मतलब वर्चुअल लेवल में हो जाएगा। गोल्ड मार्केट, बुलियन मार्केट, मेटल, एनर्जी, एग्री कमोडिटी में पॉपुलर है कॉटन, क्रूड ऑयल, कपास, मेंथल ऑयल, रबर, ये सब कॉमर्शियली ट्रेड होता है और ये सब मार्केट में आप खरीद के रख सकते हो, बेच सकते हो। अगर आपको लगता है कि रबर का दाम सस्ता चल रहा है, बाद में बढ़ेगा, मेंथा ऑयल का, कपास का, क्रूड पाम का, कॉटन का, ठीक है? और मार्केट में ट्रेड होता है सर, जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है उसी तरह कमोडिटी मार्केट में यू कैन सी इट हियर। ये देखो एल्यूमिनियम का दाम देखो गिर गया है, ठीक है? क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है, ये देखो। जैसे शेयर मार्केट में होता है वैसे कमोडिटी मार्केट बोलते हैं इसको, ठीक है? हेजिंग भी होता है एक कॉन्सेप्ट, मतलब लॉस को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसको हेज बोलते हैं। जैसे तुम पूछ रहे हो ना सर कि लॉस हो जाएगा तो उसका टेक्निक है, ठीक है? टेक्निक इज न्यूट्रलाइजिंग रिस्क बाय टेकिंग पोजीशन इन द डेरिवेटिव मार्केट, मतलब एक को बाई करके दूसरे को खरीद के रख लेना। अगर बाई चांस मार्केट इधर उधर होता है तो आप लॉस में नहीं जाओगे, अपना प्रॉफिट भी नहीं होगा पर लॉस भी नहीं होगा, उसको हेजिंग कहते हैं। मतलब अगर मार्केट बहुत अगेंस्ट में जाए, रोज रोज नहीं होता,
बट अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस में होता है, जैसे किसी वार सिचुएशंस में, फ्लड हो गया, किसी तरह का क्या बोले सर उसको, ड्रॉट क्रिएट हो गया, तो ऐसा होता है। तो हेजिंग करना बोलते हैं इसको। हेजिंग मतलब टू कंट्रोल योर मतलब टू कंट्रोल द रिस्क ऑफ द ट्रेड, ठीक है, इसको हेजिंग करना बोलते हैं, जिसमें आप अपने आप को लॉस सिचुएशन से बचा सकते हो। ये सब सिखाया जाता है सर। वो कैसे होता है? हाँ, वो हेजिंग कैसे होता है? हेजिंग कैसे होता है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है सर। इतना आपको मैं बोल सकता हूँ कि इट्स लाइक कि जैसे मान स्टॉक मार्केट में, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ शायद समझ में आए, कि मानो कि इक्विटी डेरिवेटिव का एक बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मानो कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में चल रहा है 100 रुपीज में, ठीक है। अब तुमने पूछा तो मैं आपको हेज बता रहा हूँ, सुन लो सर। एक स्टॉक का दाम चल रहा है मार्केट में 100 टका में, कल इसका दाम तुमको लग रहा है 120 में जाएगा, ओके। अब इसमें तुम्हारे पास ना ये ऑप्शंस मार्केट में बिकता है, ठीक है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर या ऑप्शन में ऑप्शंस ले रहा हूँ। अब 100 का चीज है मार्केट में, स्पॉट मार्केट में है इसका दाम 100 रुपीज, आपको लग रहा है ये 120 में जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन धीरे से समझना, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट आपको हल्का से मैं हेजिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 100 का चीज अगर 120 में जाएगा तो आपको लग रहा है कि 20 टका प्रॉफिट होगा। और अगर आप मानो 100 का चीज एक लॉट में मानो 50 है, तो कितना तुमने इन्वेस्ट किया, टेल मी। 100 करके अगर मार्केट में दाम चल रहा है, 5,000। आपने 5,000 का इन्वेस्ट किया, ठीक है। और अगर प्रॉफिट होता, आप अगर प्रॉफिट हो जाता है आपके हिसाब से 20 रुपीज करके, तो कितना कमा लोगे एक दिन में? 1,000। हाँ, प्लस 1000, ठीक है। कैसे आया? 50 करके 20 टका प्रॉफिट है पर शेयर पे। लेकिन सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो, मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो तो कितने का सर लॉस खा जाओगे? प्रॉफिट नहीं होगा, मानो कि 100 का या चीज फिर अगर 80, 100 से नीचे मानो, हो तो लॉस होगा। हाँ लॉस हो जाएगा ना। मानो कि 100 का चीज 80 में चला गया, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला, मतलब आपने जो परसेप्शन लगाया था, जो नॉलेज आपने अप्लाई किया था, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ, तो आपको और एक पोजीशन लेना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ये इक्विटी डेरिवेटिव या कमोडिटी डेरिवेटिव में मार्जिन का खेला होता है, मतलब 5,000 का चीज खरीदने के लिए शायद आपको 5,000 ना देना पड़े, थोड़ा कम देना पड़ता है, प्रीमियम में चलता है। मैं प्रीमियम इशू पे भी नहीं जाता, मतलब फिर भी आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल आप इसका हार्डली 20%, मतलब 1,000 टका ही आप हार्डली पेमेंट करोगे एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसे तो ओरिजिनल अमाउंट 5,000 से ज्यादा ही होगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मली आप एक मार्जिन मनी देके खेलते हो। लेकिन अगर आपके हिसाब से नहीं चला तो 1,000 टका डूब जाएगा, लेकिन आप चाहते नहीं कि ये 1,000 टका लॉस हो जाए। चलो यहाँ पर मैं मार्जिन को पहले छोड़ता हूँ, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको 1,000 टका यहाँ पर लॉस दिख रहा है, अगर बाई चांस मार्केट 100 से 80 में आ जाए, बट यू वांट कि ये 80 रुपीज में मार्केट अगर चला भी जाता है तो भी मैं लॉस ना खाऊं, तो क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। मतलब आपको एट ए टाइम में, आपको एट ए टाइम दोनों चीज होता है मार्केट में, एक 100 रुपीज का शेयर, ठीक है, 50 शेयर, 100 रुपीज का 50 शेयर जैसे आपने बाई किया था ना, वैसे ही आपको 100 रुपीज का 50 शेयर सेल करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेल करना। मतलब आप पहले ही सेल कर दो। सर ये कैसे संभव? सर दिस इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट लेवल, कि आप क्या करोगे, 100 का चीज 50 टका, 50 मतलब 100 करके 50 शेयर कितना होता है, 5,000 का टोटल अमाउंट, आप पहले ही सेल कर देते हो और बाद में बाई करते हो। तो पहले सेल करने का कॉन्सेप्ट को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। मार्केट में दोनों वर्ड चलता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। लॉन्ग मतलब बाई फर्स्ट सेल लेटर, ठीक है, और शॉर्ट मतलब सेल फर्स्ट बाई लेटर, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर मानो बाई चांस ये 100 का चीज अगर 80 में आ भी जाता है तो क्या होगा बोलो तो? क्योंकि आपने 100 में सेल किया था, अब 80 में खरीद लोगे, तो कितने का प्रॉफिट कर लोगे? 20 का प्रॉफिट करोगे ना। सर प्रॉफिट कैसे हुआ, आप शायद सोच रहे हो। सर आपने सेल किया था 100 में, तो आप शायद सोच रहे हो, तो आप सेल किया था तो फिर कौन खरीद, मतलब आप किसको सेल किए थे? सर मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लिक्विड मार्केट में, कि आप 100 में सेल करोगे तो पहले सेल हो जाएगा। अब एक्सचेंज जो है, जैसे NSE BSE या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये लोग एक्सचेंज इसको ना सिंपल समझेगा,
कि बंदा ने 80 में खरीदा था 100 में बेचा, भले ही आपने 100 में पहले सेल किया, इसे शॉर्ट सेल कहते हैं। मतलब लोग कहते हैं ना मार्केट बढ़ने पे इनकम होता है, मार्केट गिरने पे भी इनकम होता है, लेकिन यहाँ पर आपने हेजिंग कर लिया एट ए टाइम दोनों, ठीक है। तो हेजिंग तभी लोग करते हैं जब उन्हें लगता है कि मार्केट में कंडीशन एडवर्स हो सकता है। हर 2-2 मिनट में कोई हेजिंग नहीं करता, तो फिर बचेगा क्या, ठीक है। मतलब अगर बाई चांस मार्केट गिर भी जाए तो आप 20 करके 50,000 टका का प्रॉफिट कर लोगे। तो इधर आपका कितना प्रॉफिट हो गया था, 1000 का। अगर मार्केट गिर जाए तो कितना लॉस हो जाएगा, 1000 का। तो कुल मिला के अल्टीमेटली आप 1000 का एक तरफ प्रॉफिट, मतलब अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला तो उधर का 1000 का प्रॉफिट चला जाएगा और इधर 1000 का प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली आप 1000 दिए थे तो 1000 ही आपका लॉस हो, 1000 आएगा और 1000 जाएगा, वही खेल खेला जाएगा। अभी ये मैं 2 मिनट में बताने का कोशिश किया। मतलब एट ए टाइम में 2 पोजीशंस लेना जिसमें आप अपना कॉन्सेप्ट को, अपना जो भी प्रोडक्ट है उसमें 1000 टका प्रॉफिट एक तरफ हो सकता है अगर हो जाए तो, लेकिन दूसरे तरफ आपका 1000 का लॉस हो जाएगा और अल्टीमेटली आप एक नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। जैसे मानो आपको अचानक पता चला कि मार्केट में वार छेड़ने वाले हैं, आपको पता चला कि ड्रॉट होने वाला है, तो आपको एक उल्टा पोजीशन लेना चाहिए, जो आप नहीं सोच रहे थे इसका उल्टा पोजीशन। बाकी डिटेल्स थोड़ा सीखना पड़ेगा सर, फ्यूचर ऑप्शन। लेकिन इन सिंपल तरीके से मैं आपको थोड़ा बताने का कोशिश किया कि इस तरह से हेजिंग होता है। बाकी मुझे और डिटेल्स में बात करना पड़ेगा फिर सर। लेकिन क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर? थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं आएगा पर थोड़ा सा जरूर आएगा। बोलो। यस सर। ठीक है, मतलब ये जस्ट एक मल्टी लेग स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप हेजिंग इस तरह से कर सकते हो और मार्केट आपको ये पूरा मौका देता है। चलो छोड़ो सर, मैं ज्यादा ही मार्केट में बोल गया, बट फिर भी आप लोगों का रिक्वेस्ट था इसलिए बोला, नहीं तो मुझे अभी लॉ के क्लास में मार्केट बताने का कोई इच्छा नहीं रहता है सर, क्योंकि मार्केट के क्लास में ऐसे ही इतना मार्केट का बात होता है, मैं खुद ही पागल हो जाता हूँ। अच्छा, तो इट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्सेप्ट आपको पागल, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है सर, व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल भी था, एक्स एग्री विथ वाई on 10th October 2020 that he will sell his car to Y on 10th November 2020। मतलब अक्टूबर को बोल रहे हैं कि नवंबर को बेचना है 3 लाख में, तो अक्टूबर को बोल रहे हैं नवंबर को बेचना है, तो सेल तो नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। और क्या कहेंगे? अब एग्रीमेंट टू सेल का और कितना एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एक डिटेल्स है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, एक बार गो थ्रू करके रखिएगा, सब मस्ट गो थ्रू पॉइंट्स। अब अगर मैं शॉर्टकट में एक बार बताऊं, property in the goods passes to the buyer immediately, property in the goods passes to the buyer on the future date or on fulfillment of some conditions। It is a executed contract, that is contract for which consideration has been paid, ठीक है, जिसका consideration मतलब अगर goods बेचा तो बदले में पैसा ले लिया। It is an executory, executory मतलब contract अभी दोनों तरफ से बाकी है। executory मतलब क्या, मतलब मानो A ने B को कोई goods बेचा, तो A ने goods अभी तक बेचा नहीं और बी ने अभी तक पेमेंट किया नहीं, दोनों तरफ से काम बाकी है। आपने टेलर को लहंगा सिलने के लिए दिया, ठीक है, लहंगा सिलने दिया, लहंगा अभी तक टेलर ने आपको बना के नहीं दिया और आपने भी टेलर को उसका पेमेंट नहीं किया। तो जब दोनों तरफ से काम बाकी हो पर कॉन्ट्रैक्ट अभी पेंडिंग है, दिस इज कॉल्ड अ एग्रीमेंट टू सेल। इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये एग्जीक्यूटरी है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इज टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट। अगर कोई ब्रिज करता है सेल में, सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी देयर टू द बायर। क्योंकि यहाँ पर सेलर बायर पे केस कर सकता है कि अगर बायर पेमेंट नहीं करता है तो, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया। बट एग्रीमेंट टू सेल के केस में प्रॉपर्टी तो अभी ट्रांसफर नहीं हुआ ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कहाँ हुआ है। द एग्रीड पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस ओनली, मतलब अगर टाइम पे प्रोडक्ट ना मिलने के कारण आपका जो लॉस होता है ना, सिर्फ उसी लॉस का भरपाई आपको हो सकता है, प्रोडक्ट अभी आपको नहीं दिया जा सकता। अगर आपको लहंगा नहीं मिला तो आपका क्या लॉस हुआ उसका एक वैल्यू करके आपको डैमेज क्लेम आप कर सकते हो, बट ना कि प्रोडक्ट का क्लेम कर सकते हो। बट सेल में प्रोडक्ट का क्लेम हो सकता है बिकॉज सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है, बट एग्रीमेंट टू सेल पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होता। इन दैट केस ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है कि भाई कितने का लॉस हुआ है प्रूव करो तो ही जाके ट्रांसफर करेंगे।
समझ में आया ना? Liability of parties, a subsequent loss or destruction of the goods is the liability of the buyer. अगर गुड्स में कुछ हो जाता है तो बायर का ही लाइबिलिटी है बिकॉज गुड्स ट्रांसफर हो चुका है, बट सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लाइबिलिटी ऑफ द सेलर, क्योंकि गुड्स अभी भी सेलर की तरफ से बायर के पास नहीं गया. बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ लॉस इज दैट अ बायर, बिकॉज गुड्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, इमीडिएट ट्रांसफर हो चुका है, तो बायर पे रिस्क ट्रांसफर हो चुका है. इस केस में सेलर अभी तक रिस्क अपने पास ही रखा है बिकॉज प्रोडक्ट अभी भी सेलर के घर पे. ये जस्ट इन रेम क्रिएट करता है मतलब एकदम, और ये जस्ट इन पर्सनम क्रिएट करता है. मतलब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम. मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था सर, याद है आप लोगों को? जस्ट इन रेम जो होता है वो इंडिविजुअल पे लागू होता है, और जस्ट इन पर्सनम जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे लागू होता है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसको याद है? बोलो सर, कनेक्टेड हो आप लोग? बोलो. यस सर. क्या याद है? बोलो. जस्ट इन रेम क्या है? जस्ट इन रेम और जस्ट इन पर्सनम, ये क्या होता है? राइट अगेंस्ट थिंग. हाँ सर, किसी चीज के अगेंस्ट में जो राइट क्रिएट होता है उसे जस्ट इन रेम कहते हैं. ये लैटिन फ्रेज है. और जस्ट इन पर्सनम क्या है? जब किसी पर्सन के अगेंस्ट में क्लेम क्रिएट होता है. अब देखो यहाँ पर आप सेल कर दिए ना, तो गुड्स का क्लेम कर सकते हो, तो राइट अगेंस्ट थिंग. लेकिन यहाँ पर तो गुड्स अभी भी सेलर के पास है, तो गुड्स का क्लेम नहीं होता, बट उस पर्सन पे आप क्लेम कर सकते हो कि भाई तुमने टाइम पे नहीं दिया तो मेरा लॉस हुआ है, तो मुझे आपको डैमेज देना पड़ेगा. तो पर्सन पे क्लेम होता है. तो जस्ट इन पर्सन पे क्लेम, और जस्ट इन रेम मतलब गुड्स पे क्लेम. भाई तुमने पेमेंट नहीं कर पाया मुझे, तो मेरा गुड्स वापस कर दो. सेलर कैन नॉट रिसेल द गुड्स. सेल में सेलर एक बार अगर बायर को बेच दिया ना, तो और उसको रिसेल नहीं कर सकता. बट सेलर में सेल द गुड्स सिंस ओनरशिप इज विद द सेलर. अगर बाई चांस किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, अगर बायर बोलते कि भाई मुझे नहीं लेना है, तो सेलर इन दैट केस किसी और को सेल कर सकता है. इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, the official assignee will not be able to take over the goods but will recover the price from the buyer. The official assignee will acquire control over the goods but the price will not be recoverable. मतलब अगर मानो कि बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बायर ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स. मतलब जिसको इंसॉल्वेंट का असाइनी बना जाता है बैंक के तरफ से, उनसे गुड्स तो नहीं ले सकते, ठीक है, बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर. द ऑफिशियल विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स. गुड्स को तो नहीं ले सकता. मानो तुमने किसी को कुछ चीज बेचा था, सेल हो चुका था, अब जिसको सेल किए थे वो इंसॉल्वेंट हो चुका है. अब इंसॉल्वेंट बनने से गुड्स कहाँ से लोगे? बट हाँ, प्राइस रिकवर करने के लिए उसके प्रॉपर्टी में जरूर कुछ कर सकते हो. और इस केस में ऑफिशियल असाइन विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स. उसमें गुड्स का कंट्रोल ले सकता है, बट प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल. एग्रीमेंट पे सेल पे प्राइस रिकवर नहीं होगा, बट गुड्स रिकवर हो सकता है. सेल के केस में अगर बंदा ऐसा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो गुड्स रिकवर नहीं हो सकता, बट प्राइस रिकवर हो सकता है. पूरा ऑपोजिट खेल है. इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, ऑफिशियल असाइन विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स. इस केस में गुड्स का कंट्रोल ले सकता है, ठीक है, और ऑफिशियल असाइन विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स. इस केस में गुड्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं आएगा. मतलब अगर इंसॉल्वेंट बायर बन जाता है, और इस केस में अगर इंसॉल्वेंट सेलर बन जाता है. सॉरी, बोलो, समझ में आया सर? अगर सेलर इंसॉल्वेंट बनेगा, अगर सेलर इंसॉल्वेंट बन जाए तो ये सिचुएशन होता है, ठीक है. सेलर इंसॉल्वेंट, तो बायर क्या करेगा? अपना गुड्स रिकवर कर सकता है, बट प्राइस नहीं ले सकता, ठीक है. ये बायर का हक है कि सेलर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो ऑफिशियल असाइन नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर, ठीक है. तो ऑफिशियल असाइन विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवर्ड. अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऑफिशियल असाइन विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स एंड द ऑफिशियल असाइन. इस केस में ऑफिशियल असाइनी जो है, मतलब जो इंसॉल्वेंट का ऑफिशियल असाइनी जो बैंक की तरफ से जाता है, उनका गुड्स पे कंट्रोल कर सकता है. तो सर गुड्स पे कंट्रोल नहीं आता है. तो एक बार ना ये जरूर एक बार घर पे गो थ्रू करिए सर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है. कोई डाउट रहे मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछे या फिर व्हाट्सएप करें. और मैं नोट शेयर अगर नहीं किया तो कर देता हूँ, आप लोग खुद से भी एक बार गो थ्रू करके रखें. और चैप्टर के ये इंट्रोडक्शन चैप्टर के एंड पे ऑलमोस्ट हो गया,
इंट्रोडक्शन चैप्टर के एंड में आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस एज वेल एज कुछ प्रैक्टिसिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेगा। आप सारा क्वेश्चन जरूर एक बार चेक करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंडीशंस एंड वारंटी की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है सर? ओके ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। স্যার নোটসটা পাঠাইনি? ওকে, পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্যার আর এটার আগের ভিডিওটাও পাঠিয়ে দিবে আগের ক্লাসে আচ্ছা, নাকি? ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो सर, फिर टाटा, बाय। Thank you, sir. थैंक यू Bye, सर। sir. ओके सर, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय। बाय सर।